हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स और बेसिक काउंटर्स। पर उससे पहले हमने क्या डिस्कशन किया, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, फिर आगे की बात अपन करते हैं। राइट। तो दोस्तों, अभी तक जो हमारा डिस्कशन था, जो हुआ है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सर, आपने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में बताया हमने सबसे पहले, और फ्लिप फ्लॉप से पहले लैचेस के बारे में बताया, और उससे भी पहले मैंने बात करी सीक्वेंशियल सर्किट की। और सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई फीडबैक या मेमोरी आप देते हो। राइट। या फीडबैक भी होता है, मेमोरी भी होता है। और जब फीडबैक भी हो या मेमोरी हो, इसका मतलब आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस स्टेट ऑफ आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सर ठीक है साहब। नमस्कार आशीष भाई, सबका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया, कैसे हैं आप लोग। तो यहां पर अगर मैं डिस्कशन करता हूं, ये तो मैंने बेसिक पार्ट बात करी, उसके बाद कि सर सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर मैंने बोला, इसलिए इसको जनरली डायनेमिक सर्किट भी बोला जाता है। अच्छा यार, आज करवाने नहीं, मैं कल करवाने का सोच रहा था, आज नहीं करवा रहा हूं, बीच में कभी एक बार ले लूंगा प्रैक्टिस, है ना। करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तन्मय सक्सेना पूछ रहे सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, क्या समझ में आ जाएगा। तन्मय भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत प्रभाव से क्लास को अभी लीव करें, और आप पहले जो पुराने क्लास है उसको पहले देखें। ओके, डेफिनेटली देखता हूं मैं। सर, आई हैव जॉइंड दिस बैच लेटली, कैन आई कनेक्ट। डेफिनेटली सोम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दे पे आते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले लैचेज बताए थे, तो मैंने बहुत सारे लैचेज आपको कराए थे, एसआर लैच, राइट। और भी उससे ट्रुथ टेबल कैसे लिखते हैं वो चीज हमने डिस्कशन किया, राइट। ओके, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, ये तो हमने सिंपल सा डिस्कशन किया। उसके बाद अगली बात करते हैं किस चीज की, कि सर लैचेस विद अ कंट्रोल फिनोमिना आर कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए फ्लिप फ्लॉप। लैचेस को हमने कंट्रोल किया और आपको बन गया फ्लिप फ्लॉप। अब लैचेस को जब कंट्रोल किया और बन गया आपके पास फ्लिप फ्लॉप, ओके। अगर अब लैचेस उसके बाद बन गया फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने 6 चीजें सबके बारे में बताई, राइट। कि पहला चीज सर्किट डायग्राम या सिंबल, दूसरी चीज ट्रूथ टेबल, तीसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक टेबल, चौथी चीज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पांचवी चीज एक्साइटेशन टेबल, और छठी चीज है आपकी स्टेट डायग्राम। जैसे मैंने पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप लिया, उसका डायग्राम बताया। एसआर फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम के बाद मैंने उसका ट्रूथ टेबल बनवाया। ट्रूथ टेबल के बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनवाया। कैरेक्टरिस्टिक के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि एसआर का था एस प्लस आर बार क्यू एन। उसके बाद था आपके पास एक्साइटेशन टेबल, जो कि 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस। और फिर स्टेट डायग्राम तो एक्साइटेशन टेबल से ही बनता है स्टेट डायग्राम, तो बड़ा सिंपल सा था। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही बढ़िया। लखन भाई, स्वागत है सेशन में। उसके बाद अगला था जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि ये 4 स्टेट थी, उसमें से 3 को यूज करता था, एक कॉम्बिनेशन G11 वाला यूज ही नहीं करता था। इसकी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने बनाया जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में वो लास्ट कंडीशन टॉगल होती थी, क्यू एन बार होता था, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। और इससे भी हमने एक्साइटेशन टेबल 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस। फिर हमने एक बनाया डी फ्लिप फ्लॉप भी था। डी फ्लिप फ्लॉप था क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी, जो इनपुट में होगा एज इट इज आउटपुट में आएगा अलोंग विद द क्लॉक। ये हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने डी फ्लिप फ्लॉप के बाद डिस्कशन किया टी फ्लिप फ्लॉप का, जो कि क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू टी एक्सॉर क्यू एन था। जब इनपुट में 0 देते हैं तो ये होल्ड करता है प्रीवियस स्टेट को, और जब इनपुट में 1 देते हैं तो ये टॉगल करता है प्रीवियस स्टेट को। अच्छा, ये सब फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा, होल्ड करेगा, ये सब तभी करेगा जब 1 आप क्लॉक अप्लाई करोगे। सर क्लॉक नहीं देंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, जब क्लॉक नहीं दोगे तो वो पुरानी स्टेट को ही मेंटेन करके चलता था। जब क्लॉक नहीं दोगे तो क्या करेगा, वो अपनी पुरानी स्टेट पे ही पड़ा रहता है, यही काम होता है। बहुत ही बढ़िया निशान, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अरे नहीं होगा बेटा, इतनी जल्दी फिनिश अपन फिनिश नहीं करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, परमित बहुत बढ़िया। खम्मा गणी दीपक भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां तक इतनी चीजें डिस्कशन हो गई, उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां तक इतनी चीजें क्लियर हो गई थी, उसके बाद जेके डीटी हो गया। उसके बाद हमने बात करी उल्टा। अभी तक क्या होता था, ट्रूथ टेबल से हम सर्किट डायग्राम से ट्रूथ टेबल और बाकी की चीजें बनाते थे। फिर मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर दिया, और रिवर्स ऑर्डर में मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई हार्डवेयर बनानी है और ट्रूथ टेबल दिया हो तो कैसे बनाएंगे।
तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि 5 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप मैंने उसको हम बोलते थे डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कि फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर था राइट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, CD। दूसरा स्टेप था राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप था। थर्ड था राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। फोर्थ था मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिफ्थ था हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ऐसे करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने सारे फ्लिप फ्लॉप के सर्किट डायग्राम हमने बना लिया था और ये सारी चीजें कर रहे थे, राइट। आयुषी इसका मेरे को आइडिया नहीं, मैं एक बार पूछता हूं एक बार क्या चीज है, राइट, फिर मैं आपको अपडेट कर पाऊंगा। हर्ष कह रहा है सर वो जो आप क्रैश कोर्स में मोटिवेशन कोट लाते थे वो अब क्यों नहीं लाते हो? अरे यहाँ पे यार, वहां पे भी लाते थे, वहां तो क्रैश कोर्स चीजें चलती थी यार, बहुत शॉर्ट में चीजें समझाते थे। यहाँ पे काफी डिटेल में जा रहे हैं, और जब चीजों को अपन डिटेल में जाते हैं ना तो टाइम जितना पढ़ाओ उतना ही कम बच रहता है। इसलिए यहाँ पर मैं सीधी बात मुद्दे की करता हूँ, पर बीच बीच में करता रहूंगा, टेंशन मत लो, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां तक चीजें हमने डिस्कशन कर ली थी। अब मुझे यहां तक मुझे बताओ, क्या किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक की चीजों? फिर अपन एक कदम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब रजिस्टर्स की, और उसके बाद बात करेंगे काउंटर्स की। बहुत ही बढ़िया। लोगों को लग रहा है सर अब ये तो मैंने सिंपल सी बात करी, ठीक। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, नो डाउट नो डाउट। सर यहां डीएल के साथ चलिए, बहुत ही सिंपल। अब इतनी सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एसआर में इनवैलिड को डोंट केयर मानना है, बिल्कुल सही बात है, एज ए डोंट केयर। हाँ, एक्स लेना है, इनवैलिड लेना है, डोंट केयर को ट्रीट करना उसको, ठीक है। इतनी चीजें हमारा डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अरे 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 अरे, तो आज हम रजिस्टर्स और काउंटर्स का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर्स के बारे में देखते हैं, रजिस्टर्स होता क्या है दोस्तों। तो देखो, अगर एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट को स्टोर करता है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप 2 बिट को स्टोर करेगा, 3 फ्लिप फ्लॉप 3 बिट को स्टोर करेगा, तो n फ्लिप फ्लॉप n बिट को स्टोर करेगा। इसका मतलब दोस्तों, जब भी कभी हमको ग्रुप ऑफ बिट्स को अगर स्टोर करना हो, जब भी कभी आपको ग्रुप ऑफ बिट्स को स्टोर करना है, तो आपको रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी जब भी कभी मैं रजिस्टर की बात करूं, उसका मतलब ही क्या है? ग्रुप ऑफ बिट्स। तो मैं लिख देता हूं एक बार रजिस्टर के बारे में, कि रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। रजिस्टर्स आर स्टोर टू राइट यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। दूसरा था टू स्टोर n बिट, मिनिमम n फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। अगर n बिट को, अगर आपको देखो, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करेगा, 2 फ्लिप फ्लॉप 2 बिट को स्टोर करेगा, तो n फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो n बिट को स्टोर करेगा। सर मेरा बैकलॉग है पूरा डिजिटल लॉजिक, क्या मैं सिक्वेशनल से स्टार्ट? नहीं यार, उसमें मिनिमाइजेशन लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट, भले सिक्वेशनल आप ना देखो चलेगा, बट मिनिमाइजेशन और लॉजिक गेट्स तो आप देख लो, ठीक है। तो अगर आपको n बिट को अगर स्टोर करना है, अगर n बिट को स्टोर करना है, तो आपको n फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सा फिनोमिना है, ठीक है सर। जनरली डी फ्लिप फ्लॉप देखो, हम स्टोर कैसे करेंगे? हम इनपुट में देंगे, हम उसी को तो स्टोर करना चाहेंगे। इसका मतलब हम जो इनपुट है उसको आउट, स्टोर होने का मतलब ऐसा नहीं कि अंदर खा जाता है वो फ्लिप फ्लॉप, स्टोर करने का मतलब आउटपुट में आ जाना, राइट। अब आउटपुट में कब आएगा? जब इनपुट में आप लगाओगे। इसका मतलब हम जनरली ये चीज चाहते हैं, हमारा नेचर ये रहता है कि सर 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 हमारा ये रहता है, क्योंकि जो इनपुट में होगा वो आउटपुट में वही आएगा। नहीं ठीक है, जो इनपुट में होगा वही आउटपुट में आएगा। वो जनरली किस फ्लिप फ्लॉप में होता है? सर वो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर होता है। तो जनरली जो हम यूज करते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप है, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी और फ्लिप फ्लॉप से नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल से शब्दों में अगर मैं बात करूं, 2-3 शब्दों की बात करूंगा, कि सर रजिस्टर्स आर नथिंग, इट इज जस्ट ए यूज्ड टू स्टोर द ग्रुप ऑफ बिट्स। दूसरी बात कर रहा हूं कि सर n बिट को स्टोर करने के लिए n फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। और तीसरी बात कर रहा हूं कि सर जनरली डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है साहब, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं सर ये कितने तरीके के रजिस्टर्स होते हैं। ओके, अब ये 4 तरीके के, देखो ऐसे तो रजिस्टर भतेड़े ही तरीके के होते हैं, राइट, बट ये 4 रजिस्टर होंगे
जो आपको सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। मतलब यही 4 रजिस्टर जो हमारे सिलेबस में कौन कौन से, पहला है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि अगर मैं बात करूं सीसो, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। दूसरे रजिस्टर की अगर बात करूं सीपो, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, सीपो। हम कैसे डेटा लगाते हैं और हम कैसे डेटा लेते हैं, इसके ऊपर ये 4 पार्ट में स्प्लिट होता है। एक और खास बात बताता हूं, पूरे डिजिटल लॉजिक के अंदर हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उन सब में सबसे आसान टॉपिक है रजिस्टर, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। तो दूसरा सीपो हो गया। तीसरे की अगर बात करूंगा पीसो, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। इनपुट हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे और आउटपुट हम सीरियली यानी 1 बाय 1 लेंगे। तो एक होगा पीसो शिफ्ट रजिस्टर और एक होगा आपके पास पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, पीपो शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं पीपो शिफ्ट रजिस्टर। अब ये शिफ्ट रजिस्टर, अच्छा अब बात कर रहे हैं, देखो रजिस्टर तो हम समझ में आ गया कि हमें डेटा को स्टोर करवाना है। ये शिफ्ट रजिस्टर का क्या मतलब है, हमें डेटा स्टोर भी करना है एज वेल एज उसकी शिफ्टिंग भी करवानी, और इसी वजह से इसको हमने शिफ्ट रजिस्टर बोला है। 4 शिफ्ट रजिस्टर बोलेंगे, सीसो, सीपो, पीसो और पीपो। इनपुट को अब देखो सीरियल का क्या मतलब होता है, 1 बाय 1। जहां भी काम आप 1 बाय 1 करोगे उसको हम सीरियल बोलेंगे, और जहां काम साइमल्टेनियसली हो सकता है उसको हम पैरेलल बोलेंगे। इसका मतलब पहला अगर मैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट की बात करूं तो 1 बाय 1 इनपुट देते हैं और 1 बाय 1 ही हम आउटपुट लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बार सीपो की बात करता हूं तो 1 बाय 1 आप इनपुट देते हो पर आउटपुट को हम एक साथ ले सकते हैं। सीपो पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, इनपुट हम एक साथ लगाते हैं पर आउटपुट को आप 1 बाय 1 ही ले सकते हो। पीपो की अगर मैं बात करूं, इनपुट को भी हम एक साथ लगाते हैं और आउटपुट भी हम एक साथ लेते हैं। ये 4 तरीके की चीजें आपको पढ़नी है। बहुत ही बढ़िया। नहीं, आज के बाद ये क्लास की ये टॉपिक, इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, गेट में कैसा आया हुआ है क्वेश्चन। 54 भर का कंसेप्ट है, मतलब इतना इजी कंसेप्ट है कि आप तो कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से जर्नी भी पूछते हैं, सर आप अपनी जर्नी बताओ। तो इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, मेरी गेट की क्या जर्नी थी, मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसे पढ़ा, क्या चीजें करी, राइट, वो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। राइट, देखो यार, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जैसे एनआईटीज आईआईटीज के अंदर क्या होता है, बच्चे गेट के लिए इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते थे। राइट, तो इतने ज्यादा सीरियस गेट के रिगार्डिंग थे नहीं कोई भी। अब जब इतने सारे बच्चे अगर कोई गेट के लिए मतलब कोई भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मेरे टाइम में जो गेट में पीएसयूज नहीं थे, मतलब आज के डेट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, पीएसयूज आ गए हैं। राइट, पीएसयू से डिस्कशन हुआ है, बट मेरे टाइम में पीएसयूज जो थे गेट से कनेक्टेड नहीं थे। अब इसका मतलब ये मत समझना कि सर ये कौन से आप 1857 की क्रांति की बात तो नहीं कर रहे हो। नहीं, और मेरा जमाना ऐसा नहीं कि मेरे जमाने के पेड़ पौधे सूख चुके हैं, मतलब कुछ टाइम की बात है। 2012 से पीएसयू एसोसिएट हुए थे, 2013 में आने शुरू हो गए थे। उससे पहले पीएसयू कभी भी गेट के थ्रू रिक्रूट नहीं करते थे, सारे पीएसयू अपने अपने एग्जाम लेते थे। और आईआईटीज एनआईटीज के अंदर पीएसयू अपने अपने एग्जाम भी लेते थे और आईआईटी एनआईटीज के अंदर प्लेसमेंट के लिए भी आते थे। तो इसलिए ज्यादा कोई आईआईटी में कोई मास्टर्स के लिए, मतलब कोई गेट के लिए कोई ज्यादा प्रिपेयर नहीं होता था, क्योंकि गेट उस समय सिर्फ मास्टर्स के लिए होता था। अब जब पूरा मास्टर्स के लिए होता था तो अब देखो, जो ऑलरेडी एनआईटी में पढ़ रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है, तो वो फिर आगे फर्दर स्टडीज का ज्यादा नहीं सोचता था, और मैं भी नहीं सोच रहा था। अब मैं कॉलेज के अंदर इतना ज्यादा मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, आप लोग मेरे ख्याल से ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। मैं कॉलेज के अंदर आप बैक बेंचर बोल सकते हो, हालांकि मैं जब कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में गया था तब मैं बहुत सीरियस था, तब मैं बहुत पढ़ने वाला पढ़ाकू बच्चा हुआ करता था। बट जैसे जैसे मुझे कॉलेज की हवा लगी, राइट, मैंने हिमाचल देखा, मैंने ठंडे ठंडे प्रदेश देखे, बर्फ देखे, तो राइट, तो मैं थोड़ा मोह माया में भी पड़ गया। तो मैं फिर मुझे समझ में आ गया कुछ नहीं रखा हुआ, कितनी परसेंटेज बन जाए कुछ नहीं होता, तो मैं नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरी बैक आनी शुरू हुई। जब पहली बार बैक आई तो मेरे को दुख हुआ, फिर जब दूसरी बार मतलब बैक आई तो और दुख हुआ, फिर तीसरी बार जब बैक हुई तो मेरे को नॉर्मल लगने लग गया, क्योंकि फिर मैं यूज टू हो गया बैक से।
तो मेरे को ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेती थी। हाँ रमेश, हाँ बिल्कुल, वहां का तो माहौल ही अलग ही रहता था। राइट, कोई है क्या आप में से एनआईटी हमीरपुर से? हाँ नहीं, थर्ड ईयर नहीं निशांत। सुझाते आपको कॉलेज में बैक नहीं बेटा, बैक्स आई थी, मैंने लिया भी सेशन, 16 बैक थी मेरी, 16 बैक्स। तो मैं अब क्या होता था, अब मैं क्या होता था, जैसे कंपनी आती थी प्लेसमेंट के लिए, तो थर्ड ईयर से कंपनी के प्लेसमेंट में आप बैठ सकते थे, तो थर्ड ईयर से कंपनी के प्लेसमेंट में आते थे, पर मेरा रिटर्न निकल जाता था जनरली, बट मेरा जो इंटरव्यू होता था उसमें बैक्स को देखकर मैं बैठ, बहुत सारी कंपनी में तो बैठ ही नहीं पाता था, कुछ में निकल भी जाता था। तो जब इंटरव्यू वाला राउंड होता था तो इंटरव्यू मेरे को आउट कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे जनरली। अब क्या हुआ, दौर आया जब गेट का आया, राइट, गेट का दौर आया तो सारे दोस्त क्या होते थे, मेरे फॉर्म भरने लग गए। अब वहां पे कोई भी सीरियस नहीं होता था, प्रिपरेशन सीरियस, थोड़े बहुत जब फॉर्म भरते थे तभी सीरियसली प्रिपरेशन करते थे। तो मेरे सारे दोस्तों ने फॉर्म भरा, मैं भी गया उनके पास। अब मुझे उस समय पता है, मैं क्योंकि मेरे सारे दोस्त खतरनाक थे, मतलब एमटेक टाइप के, मतलब एमटेक बोल रहा हूँ, मतलब मैकेनिकल के, इन सब के थे, हट्टे कट्टे लड़के मेरे दोस्त थे। मैंने मैकेनिकल के लिए आपको बताया भी था, जैसे कंपनी आती है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या बोलती थी, या सीएस के अंदर क्या होता था, वो बोलती थी 70% से ज्यादा होगा तो ही आप बैठ सकते हो। पर मैकेनिकल में ऐसा नहीं होता था, मैकेनिकल में अगर 70% का क्राइटेरिया रख जाए तो कोई बच्चा प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाए। तो मैकेनिकल के लिए कंपनी जो आती थी वो ये बोलती थी 2 बैक अलाउ है, 4 बैक अलाउ है, 6 बैक अलाउ है, कितने भी बैक है आके बैठ जाओ, राइट, ऐसे करके बोलती थी। और मेरा दोस्त जो थे, मेरे दोस्तों के भी जब मेरे बैक, तो मेरे दोस्त मेरे से भी खतरनाक, उनके और ज्यादा बैक्स, राइट, मैकेनिकल में तो स्पेसिफिकली। तो मेरे सारे दोस्त जब बैक वाले आए वहां पे बैक में बैठने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उनमें से किसी का रिटर्न होता ही था, निकलता ही नहीं था, तो मेरे सारे दोस्त भी टेंशन में थे, मैं कम से कम रिटर्न निकाल लेता था। पर मेरे मैकेनिकल वाले दोस्त और खतरनाक थे, एक दोस्त का रिटर्न निकल गया, भाई साहब पूरी रात पार्टी चली, उसका जैसे रिटर्न निकला पूरी रात पार्टी करी हमने। सुबह उसका इंटरव्यू था, गए, उठा ही नहीं सुबह इंटरव्यू देने के लिए मैकेनिकल का। हालांकि आज के डेट में वो जर्मनी के अंदर है और मैकेनिकल से अच्छी खासी कंपनी के अंदर प्लेस्ड है, ठीक ठाक है। पर उस समय अभी भी कभी कभी बात होती है तो ये डिस्कशन आता है, तेरा निकल गया था यार, तो गया ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए, रात भर पार्टी चली, उठा ही नहीं, सुबह गया ही नहीं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। अब मेरी बात थी, अब मैं भी इतना सीरियस था नहीं, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने दोस्त को बोला, थर्ड ईयर में मैंने सारे दोस्त मेरे सब फॉर्म भर रहे, मैं गया उनके पास, क्या कर रहे हो यार, बोला यार ये फॉर्म भर रहे हैं। मैंने कहा किस चीज का फॉर्म है, बोला गेट का फॉर्म है। मैंने कहा इससे क्या होता है, बोला यार इससे बीटेक के बाद अगर एमटेक करना हो ना तो गेट का फॉर्म देना पड़ता है। मैंने कहा कमाल के आदमी हो यार, यहाँ बीटेक नहीं हो रही भाई कि तुम सब एमटेक का प्लान बना रहे हो, मैं टेंशन में आ गया। पर मैंने कहा सारे दोस्त फॉर्म भर रहे हैं, मैंने कहा भाई भी भरेगा फॉर्म, मैंने भी फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद अपने में चुल मचने लग जाती है, फॉर्म भरा है, पैसा लगाया है, तो पैसा निचोड़ भी लेना है। अब उसके बाद हम सीरियसली प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, और फॉर्म भरने में और एग्जाम में 2.5-3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता था। तो मैंने भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। अब मैं जिसके पास भी जाऊं कोई पढ़ाई नहीं मेरे को, जिसके पास भी जाऊं सब मेरे को भगा दे, क्योंकि मैं सीरियस तो था नहीं पढ़ने वाला। फिर एक मेरा दोस्त था, फिर भी मेरे को कोशिश करी उसने मेरे को पढ़ाने की, और मैं उससे पढ़ता भी था, राइट, और ठीक ठाक था। अब क्या हुआ, जब सारे एनआईटीज में क्या होते थे, सारे लोग पास तो हो जाते थे, क्लियर कर लेते थे कट ऑफ, बट हमारे सारे दोस्तों ने भी ऑलमोस्ट कट ऑफ क्लियर कर लिए थे। बट जो 2 दोस्त थे, मतलब जो जिसने मुझे पढ़ाया था उसकी सबसे अच्छी रैंक थी और एक मेरी रैंक थी। जिसने मुझे पढ़ाया था उसकी 731-32 के आसपास उसकी रैंक रही होगी, और मेरी रैंक उस समय आई थी ऑल इंडिया रैंक 23, राइट, ऑल इंडिया रैंक 23। तो मैं कॉलेज के अंदर ही भोकाल मेरा सेट हो गया, ऑल इंडिया रैंक 23 आते ही, राइट, लाइफ सेट, जहां भी जा रहा हूं सब इज्जत से बात कर रहे हैं। वही कॉलेज के फैकल्टी जो मैं नहीं जाता था बोलते थे कोई काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही बोलते थे नहीं लड़का होशियार तो था। ये अलग बात है कि आता नहीं था कॉलेज, ध्यान नहीं होता था, सीरियस नहीं था, पर लड़का होशियार था, वही कॉलेज के प्रोफेसर से बोलने लग गए। अब बात आती है कि सर ये स्टोरी की आप लेके कैसे आए ऑल इंडिया रैंक 23, उसको थोड़ा समझाता हूं। गेट का अगर फुल फॉर्म देखोगे ना तो गेट का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यहां पर राइट संग मित्रा, यहां पे टैलेंटेड की बात नहीं है, यहां सिंपल सा मैथमेटिक्स है, समझने की कोशिश करना। गेट का फुल फॉर्म कभी भी अगर देख, गेट नॉलेज एग्जाम होता है ना तो उसका होता है, राइट, जो आप गेट बोलते हो ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसके जगह ग्रेजुएट इन नॉलेज टेस्ट इन इंजीनियरिंग ऐसा होना चाहिए था। यहां पे नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक कर रहे हैं। नो डाउट एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन द नॉलेज, आपको एक बेसिक नॉलेज तो गेन होना चाहिए।
अब इसके लिए क्या होती है, गेट के पेपर को देने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, मैंने सबसे पहले क्या पहचाना था, पीवाईक्यू को पहचाना था, और मेरा जो दोस्त करता था वो पीवाईक्यू करता था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पीवाईक्यू लगाया। अब पीवाईक्यू में क्या होता है, सारे बच्चे 4 ऑप्शन देके छोड़ देते कि अच्छा ए बी सी डी 4 हो गए, अच्छा इसको मैंने सॉल्व कर दिया, बी ऑप्शन होगा, आगे बढ़ गया। अब मैंने तो शुरुआत ही करी थी, तो मैंने क्या किया, पीवाईक्यू ऐसे नहीं कि बी सोच के बढ़ दिया, जिस टॉपिक का टेस्ट आया है इसका मतलब वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऐसे करके सारे टॉपिक लिख दिए, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है ऐसे करके मैंने सारे टॉपिक लिख दिए कि कितने टॉपिक से क्वेश्चन आए। और जब मैंने ऐसे करके देखा था ना, तो टोटल मिला के मेरे को 300 के आसपास टॉपिक मेरे को दिखा कि 300 350 के आसपास टॉपिक था जिस टॉपिक से ही क्वेश्चन बन रहे थे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे तो थे और थोड़े बहुत, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, आप भी अगर सीएस में कभी बैठ के खाली टॉपिक लिखना, आज भी तो आपके पास टाइम है, आप टॉपिक लिखोगे तो आप फील करोगे कि 300 400 मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप जाओगे तो 500 टॉपिक दिखेगा, जिससे वैसे भी मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 300 से ज्यादा टॉपिक होता नहीं, राइट। अब क्या किया मैंने, जो 300 350 के आसपास टॉपिक थे और क्वेश्चन उसी से आए थे, मैंने उस टॉपिक को बहुत बेसिकली कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज है, कौन सा फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है, कैसे करना होता है, वो मेरे को दे दिया गया। और वो हमारे नोट्स सीनियर ने बनाए थे, हमारे कॉलेज में सीनियर किसी ने प्रिपरेशन करी होगी, उसके नोट्स पे नोट्स चलते आ रहे थे, राइट। तो वो सारी चीजें हमारे पास पड़ी हुई थी और मेरा दोस्त मेरे को गाइड भी कर रहा था, मैंने सारी चीजें पढ़ी। इसमें मैंने 3-4 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, और उसमें एक सब्जेक्ट था मैथ्स जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था, एक सब्जेक्ट था एप्टीट्यूड जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था, एक सब्जेक्ट था नेटवर्क, मैं इसको नहीं पढ़ के गया था, एक आध और सब्जेक्ट था सिग्नल विग्नल जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था। तो ये 3-4 सब्जेक्ट थे जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था। क्यों? क्योंकि इसके पढ़ने की जरूरत नहीं। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूं मैं। मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ के गया क्योंकि मेरे चारों बीटेक के अंदर सब सब्जेक्ट में बैक आई, पर मेरी मैथ्स में कभी बैक नहीं आई, राइट। तो मैथ्स में मैं बहुत टैलेंटेड था बचपन से, तो मैथ्स मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। एप्टीट्यूड मेरे को आता था, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, राइट। ये चीज करी। अच्छा, यहां पर एक सब्जेक्ट और मैं छोड़ के चला गया था जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब तो सिलेबस में नहीं है, पर पहले माइक्रो प्रोसेसर भी सिलेबस में था। मैं माइक्रो प्रोसेसर छोड़ के चला गया और मैंने 3 महीने बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ा, राइट। अब ये सब्जेक्ट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे पहले से ही आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं नहीं भी पढ़ के जाऊंगा ना, मैं क्वेश्चन निपटा दूंगा। क्योंकि पीवाईक्यू को जब भी मैं सॉल्व करता था तो उस क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता था, मैं लगा लेता था बिना किसी पढ़े, क्योंकि ये सब 11th 12th के बेसिक कंसेप्ट से मिक्स है, तो मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। एक माइक्रो प्रोसेसर का इंसिडेंट बताता हूं। माइक्रो प्रोसेसर का एक ही क्वेश्चन आया था उस साल और 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। माइक्रो प्रोसेसर का एक ही क्वेश्चन, अरे ये क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का एक ही क्वेश्चन आया था और 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। और इस 2 नंबर के क्वेश्चन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ, मैं सोने जा रहा था, अब चूंकि पढ़ लिया था बहुत ज्यादा, तो मेरे को रात में नींद ही नहीं आती थी। आपके साथ भी होगा, जब एग्जाम दोगे ना, अभी आप कितनी भी उछल लो, राइट, कितनी भी बोल दो, ऐसा नहीं होता, बट जब आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको एग्जाम से एक रात निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है यार। और ये मेरे साथ ही नहीं, इवन इस साल एक लड़का है जिसका नाम है अनिल, नाम है, मेरी बात हो, ओ अनिल से याद आया, उसको मैंने बोला था आज नहीं, कल बोला था बात करूंगा, कल कॉल भी आया था, मैं उससे बात नहीं कर पाया। अनिल जिसका बता रहा हूं, वो उस बच्चे की 3rd ईयर के अंदर रैंक लगभग 2000 के आसपास आई थी, और इस साल उसकी 250 300 400 के आसपास रैंक आई, मुझे एग्जैक्ट रैंक नहीं पता, ऐसी रैंक आई। उसको आईआईटी दिल्ली मिला है, और पीएसयूज में उसने बार्क का दिया था, बार्क में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनपीसीएल के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। वो पीएसयू को छोड़ रहा है और अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करेगा, मास्टर्स करना शुरू करेगा। तो उसी से रिगार्डिंग वो मेरे को कॉल कर रहा था कि सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे से पूछ रहा था, और मैं गाइड नहीं कर पाया। मैं उसको अभी क्या कल वापस से उसको कलेक्ट करूंगा। अब क्या माइक्रो प्रोसेसर की स्टोरी, क्या मैं मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसा बैठा हुआ था, पर चूंकि मुझे पता है सुबह पेपर है, मेरे को सोना जरूरी, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को नींद नहीं आ रही। तब तक मेरा एक दोस्त था, मेरा जो रूममेट था वो आया, और वो मेरा रूममेट भी खतरनाक था, मतलब रूममेट तो नहीं था, क्योंकि गेट हम दोनों का साथ में ही जाना था, तो वो उस दिन आ गया था मेरे रूम में। मेरा रूममेट तो अलग ही स्टोरी, मेरे रूममेट की, मेरा रूममेट धोखेबाज था, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लव मैरिज करी थी, तो उसकी अलग स्टोरी बाद में बताऊंगा कभी, तो उसको छोड़ दो। अब क्या हुआ, मेरे को टेंशन क्या हो गया, अब मैं सो रहा था, पर वो उस बंदे को भी नींद नहीं आ रही, उसने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा था, वो मेरे को बार बार जगाया, अबे सुन एक बात बतानी है तेरे को। मैंने कहा, बोला यार एक क्वेश्चन है जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, पर उसका आंसर एक लाइन में निकल जाता है, बताऊं तेरे को। मैंने कहा नहीं जानना, सो जा। फिर वो आ गया कि नहीं भाई एक क्वेश्चन है यार जिसको पता है 2-2 पेज के क्वेश्चन होते हैं, पर आंसर एक लाइन में निकल जाता है, बताऊं तेरे को। मैंने कहा यार तू सो जा, बोला तो है मेरे को ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तू टेंशन मत ले, सो जा। वो माना ही नहीं। फिर बोला थोड़ी देर बाद, भाई ये क्वेश्चन है 2-2 पेज का आता है, एक लाइन में आंसर निकल देता है, बताऊं तेरे को।
और मेरे को पता था ये सोने नहीं देगा, इरिटेट कर देगा, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही थी, उसको क्या करना है, उसने सोचा कंसेप्ट ही डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने लाइट वाइट जलाई, मैंने कहा हाँ बता भाई। मैं जबरदस्ती इसलिए सुन रहा था उसके बाद, क्योंकि मुझे पता था कि यार वो सोएगा ही नहीं बिना उस बात के, उसके अंदर रह गई, पेट के अंदर आ गई, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो सोएगा नहीं। उसने मुझे वो माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी इंटरफेसिंग का क्वेश्चन था, हालांकि लंबा 1-1.5 पेज का क्वेश्चन होता है, और उसका लाइन वाकई एक लाइन में आंसर निकल जाता। उसने मेरे को समझाया, 15-20 मिनट लगे होंगे उसको समझा में, उसने समझा दिया। मैंने कहा हो गया, बोला हाँ। मैंने कहा पक्का हो गया, बोला हाँ। मैंने कहा चल अब सो जा। उसको लात वात मार के मैंने सुलाया, और जब मैं सुबह गया था, माइक्रो प्रोसेसर का वही मेमोरी इंटरफेसिंग का क्वेश्चन 2 नंबर का सीधा सीधा पेपर में था। मैंने कहा बाकी के क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसी को निपटा लो, राइट। और शायद अगर वो मुझे नहीं बताता तो 2 नंबर मेरे छूट जाते, और 2 नंबर छूटने का मतलब होता है मेरी रैंक 100 के आसपास चली जाती, राइट, 100 इवन उससे भी ऊपर चली जाती, राइट। तो ये 2 नंबर जो था उसका श्रेय पूरा उस दोस्त को जाता है जिसने मेरे को माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया था, अनुज नाम है उसका, राइट। तो उसने मेरी इस 2 नंबर में बहुत हेल्प करी थी। तो कितनी बार ऐसा भी होता है, राइट। राइट, हाँ, उसकी रैंक मेरे ख्याल से 1700-1800 के आसपास आई थी, अनुज, जिसने मेरे को 2 नंबर दिलाए थे। तो ये पूरी एक स्टोरी मैंने आपको एक जर्नी थोड़ी सी बताई कि कुछ कुछ लक फैक्टर जो आप मेरे को बोलते हो ना कि लक क्या काम आता है, लक वहां काम आता है, राइट। कि एक छोटी सी चीज आपने पढ़ी और आपको उससे क्वेश्चन बन गया, वो बस उतना ही काम आता है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं आता लक, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो मैंने टॉपिक निकाले, राइट, इतना एफर्ट में लगाने के लिए बच्चों को बोलता हूँ ना, आजकल बच्चा इतना भी नहीं सुनता, बच्चा बोलता है चुपचाप आप पढ़ाओ सर, राइट। कह रहा हूं एक बार पेपर को सबसे पहले जानो, हर एक एग्जाम की अपनी डिमांड होती है, अगर उस एग्जाम के डिमांड को आप समझ गए, उस एग्जाम को ऐसे फोड़ दोगे। पर दिक्कत क्या है, बच्चा एग्जाम की डिमांड को समझता नहीं है, और बच्चा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चा ट्रस्ट नहीं करता आज के डेट में, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एग्जाम की डिमांड को समझता नहीं, ट्रस्ट क्या करता है उसको पता ही नहीं, तो एग्जाम लाएगा कि फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा, वो ना अपने ऊपर ट्रस्ट करता है ना सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करता है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, राइट। और आज की डेट में मैं बोलता हूं, जो बच्चा मेरे को फोन करके बोलता ना मेरे 30 ही नंबर आया सर, मैंने मेहनत बहुत करी थी, मेरे का मन करता है मैं उसको थप्पड़ मार दूं, पता है क्यों? क्योंकि अगर उसने पीवाईक्यू भी अच्छे तरीके से लगाया था ना, तो 40 to 50 मार्क्स तो वो लेके आएगा। ये सिर्फ पीवाईक्यू खाली लगाना नहीं, एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया हो तो इतना तो लेके आएगा, राइट। तो लाइफ में पीवाईक्यू का, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, पीवाईक्यू एक अलग ही लेवल पे हेल्प करता है आपको प्रिपरेशन के लिए, राइट। इसके अलावा मैं जो क्वेश्चन छोड़ के आया था, जो सब्जेक्ट छोड़ के आया था, उसमें मैंने फुल स्कोर किए। एप्टीट्यूड मेरे 3 नंबर के आसपास कट गए थे अंग्रेजी वाले चीजों में, बाकी के एप्टीट्यूड मैंने फुल किया था। मैथमेटिक्स मेरे फुल आए थे, मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो मेरे से नहीं सॉल्व हो पाया था, बाकी मैथमेटिक्स के अंदर मैंने कर दिया, वो भी किए थे पर गलत अटेम्प्ट हो गए थे। और ये हो गया था, नेटवर्क के जितने क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व हो गए थे। सिग्नल के क्वेश्चन आए थे, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे मैंने, राइट। तो जो कुछ सब्जेक्ट में नहीं पढ़ के गया था, वो इसलिए नहीं पढ़ के गया था क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा इसके क्वेश्चंस, मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरे में एक और खास बात थी जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, और वो बच्चों को वो बोलता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्या मतलब होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते, मुझे बताना ऐसा आपके साथ होता है क्या, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नहीं आया तो आपने सीधा आंसर चेक कर लिया। आंसर मेरे 72 का है समीर, आपने आंसर पीछे चेक किए, आंसर पीछे चेक किए, और आंसर चेक करने के बाद आपने देखा अच्छा आंसर देखा, ओ ये आंसर था, अब आपको आ गया अप्रोच, अब आप अगले क्वेश्चन पे चले गए। फिर अगले क्वेश्चन हो सकता है बन गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया आपसे। तीसरे क्वेश्चन फिर अटक गए, आंसर देखा, अच्छा ये करेंगे ऐसे नहीं, इससे कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप ही नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा आप पहले उसको देखो, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन से जिस दिन तुमने दोस्ती कर ली ना, आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन खुद ही बताता है कि आपको करना क्या उसके अंदर, और सीएस में तो लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे। अधिकतर % बच्चे इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि क्वेश्चन में वो हड़बड़ा जाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोस्ती करके आराम से समझो, आपको समझ में आने जाएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन में एक और चीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्या मतलब है, मैं जूझता था क्वेश्चन से। हो सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन हो और आपको कंप्यूटर नेटवर्क से आप लगाने से नहीं सॉल्व हो रहा हो क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, बट हो सकता है आप कोई और सब्जेक्ट में कभी कुछ पढ़े हो, उसका अप्रोच लगाकर आप उसको निकाल सकते हो। मैं ऐसे थोड़ा जुगाड़ वाला मेथड भी लगा लेता था, और ऐसे लगाने से मैंने नोटिस किया कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते थे जो डायरेक्ट फॉरवर्ड मुझे नहीं आते थे, बट हाँ मैंने किसी न किसी और कंसेप्ट को यूज करते हुए, एप्टीट्यूड लेवल को यूज करते हुए, राइट, मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व कर लिया तो मैंने तुक्का मारा था, मैंने लिटरली कॉन्फिडेंस था कि ये सही होगा, इस वजह से मैंने उसको लगा के आया था। और इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करिए। और जिस समय मैंने पेपर दिया था, लगभग 1,60,000 1,70,000 के आसपास बच्चे बैठे थे,
तो कंपटीशन का लेवल भी 23 रैंक में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 लोग बैठे थे और मेरी 23 रैंक आ गई। 1.5-2 लाख के आसपास थे, 170 के आसपास बच्चे बैठे थे, जिसमें से मेरी रैंक आई, मतलब ठीक ठाक रैंक थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, तो ये मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ नोट्स देखो दक्ष, पर सॉल्यूशन एकदम से मत देखो, पहले जूझो उस क्वेश्चन से, राइट। ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और यही चीज है जो आपको आगे भी लेके जाएगी। बैक टू ओपन आते हैं, और ये जिस दिन तुम सीख गए ना, एग्जाम फोड़ दोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख गए ना, एग्जाम फोड़ दोगे। ये मैं हमेशा डेवलप करने के लिए बोलता हूं। अपने एप्टीट्यूड आता इतना सा है, पर उसको यूटिलाइज इतना करना आना चाहिए। हमें क्या आता इतना है, पर यूज हम इतना ही कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत। आए इतना, यूज इतना करो, ये जरूरी। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत सारे बच्चे ने जो वो मेरे से ही चैलेंज लेके आते हैं, आपकी 23 आई थी, इससे अच्छी लेके आऊंगा, और लेके भी आते हैं। एक लड़का था बनी, ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आया था, तो वो ऑलरेडी चैलेंज करके गया था, ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आया था, राइट। उस समय MSQ नहीं आते थे, ना ही NAT आते थे, सारे MCQ ही होते थे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती थी, राइट। और मैं उस एग्जाम को लिए बच्चों को और ज्यादा इसलिए मैं बोल पाता हूं, क्योंकि यार मैंने एग्जाम निकाला तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जाम इतना टफ नहीं है, वो एग्जाम वाकई इजी है, उस एग्जाम को आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद जब इसरो निकल गए, दूसरे PSU के एग्जाम निकले, तब मुझे पता चला कि यार हर एक एग्जाम निकालने का एक पैटर्न होता है, बच्चे उस पैटर्न को नहीं समझते। आप भी नोटिस करोगे, फ्यूचर में आपने सुना भी होगा, आपके भाई बहन कोई बोलता होगा कि यार पहला एग्जाम निकालना टफ है। जब पहला एग्जाम निकाल दोगे ना तो लाइन से एग्जाम निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके अंडरस्टैंडिंग को समझ जाते हैं, एक पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न को समझ गए ना तुम एग्जाम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार तंजील, वो मेरे से क्या पूछे, वो तो सब्जेक्ट खुद ही बता देगा आपको कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है राइट। और मुझे इतना विश्वास है कि जो सीरियस होगा ना, मैं इतना सीरियस नहीं था तब इस एग्जाम को फोड़ दिया हूं, तो आप लोग तो यार 6 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई 9 महीने से डेडिकेटेड होकर पढ़ रहा है, तो आप लोग तो बहुत एफर्ट लगा रहे हो यार। आप सोचो डिजिटल के अंदर आप पहली क्लास में आए थे, अभी तक बैठे हो तुम, आपको सुन रहे हो, राइट। और मैं तो आज जाके थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो कंसेप्ट पढ़ाता रहता हूं, उसको बैठ के आप खाली सुनते रहते हो। इसका मतलब यार आप फोकस्ड हो, आप सीरियस हो, और जो सीरियस होता है ना, उसका ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम ना निकले यार। ऊपर वाला भी देखता है, तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो ऊपर वाला देखता है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, गेट वेट सब चोरनी भर की चीज है, उसको साइड में रखो। आप जो कर रहे हो ना यहां पर बैठ के, आप मेहनत करना सीख रहे हो। बात समझ में आ रहे हो, डेली 2 घंटे क्लास लगा रहे हो, पता चला अंकित सर की क्लास चल रही है, पता चला किसी और की भी चल रही है, बाबा सर की क्लास चल रही है, और उस पूरे क्लास को बैठ के देख रहे हो, कॉलेज भी अटेंड कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड का भी फोन आ रहा है, खाना भी खिला रहे हो, इतने सारे काम कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। और जब एफर्ट लगाना सीख जाता ना, जब आदमी मेहनत करना सीख जाता ना, तो मुझे नहीं पता गेट फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा, पर मुझे पता है कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होगा। उसको जिंदगी नहीं हरा सकती, ये मुझे पता है। और जीने के लिए जिंदगी से जीतना जरूरी है यार, सफल होने के लिए जिंदगी से जीतना जरूरी है। मैं जब इसरो का एग्जाम मैं आपको बताता हूं, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी जब मैं इसरो छोड़ रहा था ना। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है यार साइंटिस्ट बनना, और जब मैं इसको छोड़ रहा था ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, मेरे इवन मम्मी पापा ही बोल रहे थे पागल हो गया लड़का, क्यों छोड़ रहा है इसरो, बहुत बड़ी चीज है ये, इनको कदर ही नहीं होती, आसानी से मिल जाती तो, राइट। अब मुझे था या तो मैं उनकी बात सुनूं, इवन मम्मी पापा की, पड़ोसियों की, सबकी बात सुनूं, या फिर मैं क्विट कर दूं। मैंने अपने दिल की सुनी, और मेरी उम्र भी उस टाइम कमी थी, तो मुझे लगा ये निकालना होगा, फिर से निकाल दूंगा एग्जाम, कौन सी बड़ी बात होगी। मैंने उसको क्विट कर दिया और मैं टीचिंग के अंदर आ गया। आज इतने सालों बाद जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूं कि कैसा लगा डिसीजन, तो वो कहते तेरा चॉइस है, तू खुश है? मैं बोलता बहुत खुश हूं, वो भी खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। आज मैं जब देखो ना, अभी कितनी टाइम हो गई, 9 से 11 बजे क्लास, एक अभी भी थोड़ी देर क्लास थी, राइट। 2 घंटे की आपकी क्लास चली, एक और क्लास चली, मॉर्निंग में क्लास चली, इतनी सारी क्लास के बाद भी मैं खुश रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता ही नहीं काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं जिसमें मुझे मजा आता है। तो मजा आता है तो खेल क्या ना यार, क्या दिक्कत है? वही मैं आपको समझाता हूं, राइट। अपने दिल की सुनो, राइट। बहुत ही बढ़िया। आयुषी, जब मैं उस टाइम पढ़ता था यार, मैंने ऐसे घंटे का हिसाब नहीं लगाता था कि कितने घंटे पढ़ रहा हूं, बट हाँ मेरा कुछ टारगेट होता था कि जैसे मुझे जैसे मान लीजिए 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने के टाइम में मुझे मान लीजिए 10 सब्जेक्ट निपटाने, राइट, या 8 सब्जेक्ट निपटाने, तो मेरा ये टारगेट फिक्स होता था, इतने दिन के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। अब वो 10 घंटे में हो रहे, 12 घंटे में हो रहे, 15 घंटे में हो रहे। अच्छा ये बता दूं, ये 2.5 घंटे की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं कि जुझारू होकर मैंने 2.5 घंटे किए, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी थी भाई, फोन पे भी बात करता था, कभी कभी बाहर खाना खाने भी जाते थे, राइट। और इसी के साथ साथ मैं जैसे मूवी भी देखने का मन करता था, मैं कभी कभार बीच बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाता, मैं मूवी भी देख लेता था, राइट।
पिक्चर देखने का मन कर दिया, पिक्चर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो ये चीज मैं आपको बताता हूं हमेशा, और ये ये मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने याद करो मैंने पहली क्लास में क्या बोला था कि अपने आप से प्रॉमिस करो लाइव अटेंड करो। मैंने पहली क्लास में बोला था ना लाइव अटेंड करो। मैं इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था मैं सिर्फ आपको ये देखना चाह रहा था मेहनत करना करते हो, डिटरमाइंड रहते को नहीं करते, जो अपने आप से सोचते हो वो वादा पूरा करते को नहीं करते हो। बस मेरा कहने का पर्पस ये था। इसका मतलब नहीं जो रिकॉर्डेड नहीं देख रहे वो गेट नहीं फोड़ सकते, वो भी फोड़ सकते, राइट। बट जो वादा कर रहे हो और वो चीज निभा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम डिटरमाइंड हो, इसका मतलब ही तुम हार्ड वर्किंग हो, इसका मतलब वो तुम डेडिकेटेड हो। और जो बच्चा ऐसा होता है ना यार, वो गेट वेट कुछ नहीं, वो कोई ना कोई तगड़ी चीज कर ही लेगा अपनी जिंदगी में। इसलिए मैं हमेशा फोकस करके बोलता हूं, राइट। चलिए राइट। अरे नहीं यार आयुषी, ऐसा नहीं है बेटा। नहीं अभिषेक, सब सब्जेक्ट का पैरेलली करते रहना, सब्जेक्ट खत्म, सब्जेक्ट के साथ साथ ही पीवाईक्यू लगाते रहना आपको, बिल्कुल। अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से, शिफ्ट रजिस्टर। चार तरीके के शिफ्ट रजिस्टर है, सीसो, सीपो, पीसो और पीपो, चार शिफ्ट रजिस्टर है। अब अगर मैं बात करता हूं शिफ्ट रजिस्टर की, बात करता हूं सबसे पहले मैं बात करता हूं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर की, राइट। अरे प्रतीक बिल्कुल खुश रहो बेटा। अब देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले वन बाय वन उठाता हूं और सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं SISO, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। मैंने क्या बताया था, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है बताओ, राइट। नहीं यार ऐसा नहीं है मधुश्री, सारे मेरे तो इवन टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे इस बार, अच्छा इस बार कल का टेस्ट कैसा हुआ ये तो बताओ, कल का कैसा गया टेस्ट, बोलो बोलो। अरे अभी क्यों नहीं दे रहे हो यार। मैंने कल का टेस्ट ऐसा बनाया था ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले, तो उसमें जब आप देखोगे तो आपको, मैंने वीडियो भी अपलोड हो गया होगा उसका बहुत अच्छे से, राइट। अब देखो सबसे डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, तो मैंने यूज कर लिया DA, और कितने बिट का बना रहे हैं, सिर्फ 3 बिट का बना रहा हूं। थ्री बिट्स का बना रहा हूं, बिल्कुल एनवी वरुण, और मुझे ज्यादा खुशी होगी, पार्टी मेरी तरफ से होगी, राइट। तो अब बात करते हैं यहां पर, देखो एक चीज, यहां अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो देखो यह है DA QA बार, DB QB बार। अरे शायरी वाला सब्जेक्ट है तो, DC QC बार। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, सारे के सारे सर्किट को, जितने भी फ्लिप फ्लॉप, उन सबको एक ही क्लॉक दे रहा हूं, ये एक ही क्लॉक दे रहा हूं। इसका मतलब जब भी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दिया जाएगा, सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिलेंगे, और जब सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिलेंगे तो सारा फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेगा। अच्छा डी फ्लिप फ्लॉप की क्या खास बात होती है, ड्यूटी साइकिल नहीं पढ़ाया सर, क्वेश्चन था उसका, BCD भी, हाँ पुदिन BCD तो बताया था ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल इनकोडर वाले टॉपिक में देखो, वो तो एक एप्टीट्यूड लेवल का क्वेश्चन था। और जिन्होंने बोला था बिल्कुल ये सही बोला, ड्यूटी साइकिल मैंने नहीं कराया था, इसलिए ड्यूटी साइकिल का क्वेश्चन था, बट मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्लास के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब देखो क्या था, डी फ्लिप फ्लॉप इज ए फ्लिप फ्लॉप इन विच वॉट एवर द इनपुट विल बी देयर दैट विल कम्स इनटू द आउटपुट अलोंग विद द क्लॉक, ये डी फ्लिप फ्लॉप का था, ठीक है। अब मैंने बोला सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, यानी इनपुट भी 1 बाय 1, आउटपुट भी 1 बाय 1। तो हम इनपुट जो है ना, मान लो ये है, अंकित सर की बात ही कर लेते हैं, ये है राजू, ये राजू ही बोलते हैं अंकित सर, ये लो राजू, ये लो अंकित सर का राजू। ये राजू को जितने भी बिट सेंड करना है वो यहीं से करेगा, राइट। और यहां पे जो आपके पास रानी है, ये अंकित सर की रानी, ये लो। अच्छा रानी है तो टकली रानी हो जाएगी, ये तो बाल भी बनाने पड़ेंगे, ये तो टकली रानी बन गई, हाँ। तो ये अंकित सर की रानी, ये अंकित सर के राजू, ये
इसका मतलब ये जो रानी है ये बिट भी यहां से 1 बाय 1 ही स्टोर रिट्रीव करेगी, और ये जो राजू भेजेगा भी वो 1 बाय 1 ही करेगा, तभी सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट है। ठीक है साहब, अब देखो इधर से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अंकित सर की, हाँ अंकित सर की रानी नहीं, अरे तो तुमको क्या दिक्कत है यार। अच्छा अब देखो, इनपुट को 1 बाय 1 लगाएंगे। मान लीजिए आपको 101 को स्टोर करना है, मान लीजिए 101 को स्टोर करना है। प्रभात कह रहे सर रियल स्टोरी क्या है राजू रानी की? ये रियल स्टोरी से तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकित सर खुद ही राजू है और जो भाभी है वो रानी है, मुझे ऐसा लगता है। ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए राजू रानी एग्जाम्पल लिया जाता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही बढ़िया, तो चेंज कर देते हैं, अपन हकीकत वाली अंकित सर की बल दिल वाली बात रख लेते हैं। अंकित सर, भाभी, बहुत ही बढ़िया। हाँ परमित कर रहा हमें भी, साहिल बहुत बढ़िया। अब देखो 101 को मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं 101 को स्टोर? सर 1 बाय 1 ही करेंगे, और मैं मान रहा हूं इनिशियली ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर इन रीसेट कंडीशन। इनिशियली ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर इन रीसेट कंडीशन। ये भी 0, ये भी 0 और 0। इनिशियली ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर रीसेट। अब देखो, हाँ इमेज, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, राइट? तंजील फातिमा मैडम, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया ना, इसको टेंशन मत लीजिए। और ये भी सिर्फ एग्जाम्पल लिया ना, इसको भी ऐसे नहीं कि हाँ ये भी लिया, ठीक है। अब देखो इधर देखो, एक बार समझने की कोशिश करना। अब इसको कैसे, डेटा को कैसे स्टोर करेंगे समझना, ये तो सिंपल सा खेल है। अब देखो क्या चीज है, अगर मुझे स्टोर करना है, इनपुट मैंने दिया है 101, इधर तो चल नहीं रहा है सर, 101 को स्टोर दिया किया है, और इनिशियली मैं मान रहा हूं सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट कंडीशन में 0 0 0। अब देखो अब इधर देखना समझना कि सर अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर सबसे पहले इस 1 को लिया, अंकित सर ने इस 1 को लिया, और यहां वाला जो 1 था उसको यहां लगा दिया, राइट? इस 1 को उठा के यहां लगा दिया। अब देखो इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1 है, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 है, और इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0। डी फ्लिप फ्लॉप का काम ही क्या होता है सर? जो इनपुट में होता है वो कूद के आउटपुट में आता है अलोंग विद द क्लॉक। और चूंकि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिला हुआ है, मतलब सारा फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेगा, और जो भी इनपुट में होगा वो कूद के आउटपुट में जाएगा। इसका मतलब दोस्तों देखो, जैसे ही आप क्लॉक दोगे, ये 1 उठ के इधर जाएगा, ये 0 उठ के इधर जाएगा, और ये 0 उठ के इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इनपुट में 1 है, इसके इनपुट में 0 है, इसके इनपुट में 0 है। और डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात ही होती है कि जो भी इनपुट में वो आउटपुट में जाएगा, पर उसके लिए क्लॉक चाहिए होगा। और चूंकि सबको क्लॉक दिया हुआ है तो सारा ये काम एक साथ होगा। सबके इनपुट वाला ये उठ के यहां, ये उठ के यहां, ये उठ के यहां, एक साथ जाएगा ये सब। बिल्कुल। इसका मतलब जैसे ही आप क्लॉक दोगे, देखो क्या होगा, जैसे ही आप क्लॉक दोगे सर ये वाला 0 उठ के इधर जाएगा, देखो ये वाला 1 उठ के इधर आया, ये वाला 0 उठ के इधर जाएगा, और ये वाला 0 उठ के इधर जाएगा, और इधर जो 0 था सर वो फिका जाएगा। मतलब जैसे ही क्लॉक दोगे, ये 1 उठ के इधर, यहां वाला 0 उठ के, वहां वाला 0 उठ के इधर, इधर वाला 0 उठ के इधर, अरे खत्म। जैसे ये 0 मिल गया, राइट, मिल गया, खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं, ठीक है। सुजातिया बोल रहा है सर क्लियर नहीं, इसमें तो क्लियर होना भी नहीं था यार, मैंने तो बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट पूछा, तो क्लियर कैसे हो गया भाई? ये तो कितना खतरनाक है कि जो इनपुट में है वो कूद के आउटपुट में जा रहा है क्लॉक के साथ, सबको एक साथ क्लॉक मिल रहा है, डिस्के होकर के क्लॉक दिया, सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम कर रहे हैं। अंकित सर ने एक बिट को यहां से उठा के यहां लगा दिया, जैसे आपने क्लॉक कर दिया ये उठ के इधर चला जाएगा, इधर जो 0 था वो उठ के इधर आ गया, इधर जो 0 था वो उठ के इधर चला गया, एक साथ काम क्यों? समझ में थोड़ी आएगा, बहुत डिफिकल्ट है ये, राइट? हाँ अब देखो, अब अंकित सर ने क्या, अंकित सर में भी एकदम ऐसे नहीं कि पूरी बात बताएंगे भाभी को, ऐसे थोड़ी कि रुक जाएंगे। तो क्या किया कि सर
एकदम से फिर से ये जीरो उठाया और जीरो को उन्होंने यहां लगा दिया, राइट। अब देखो जब यहां लगा दिया तो अब देखो क्या चीज है, इसके यहां पर जो जीरो है वो यहां चला गया। अब देखो इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है, जीरो। आपके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में देखो क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है, जीरो। इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है, 1। और इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है, जीरो। सिंपल। अब देखो इसका मतलब जैसे ही आप क्लॉक दोगे होगा क्या, ये जीरो उठ के इधर, ये 1 उठ के इधर और ये जीरो उठ के इधर। पर ये सारा काम एक साथ होगा, क्यों? क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिल रहा है, तो काम भी तो एक साथ करेंगे ना। और क्या काम करेंगे, जो उनके इनपुट में पड़ा है कूदा के आउटपुट में ले जाएंगे बस। इसका मतलब सिंपल देखो, जैसे आपने क्लॉक दिया हुआ क्या सर, जैसे क्लॉक दिया ये जीरो उठ के इधर आएगा, यहां जो 1 था वो उठ के यहां जाएगा और यहां जो जीरो था वो कूद के यहां जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आपने क्लॉक दिया तो देखो अंकित सर ने इस जीरो को उठा के इसके इनपुट में लगा दिया था, तो क्लॉक देते ही ये तो इसके इनपुट में आ जाएगा, ये 1 उठ के इधर चला जाएगा, ये जीरो उठ के इधर चला जाएगा, खत्म। बहुत ही बढ़िया। अब देखो अब अंकित सर भी कहां रुकने वाले हैं, ये भी एक 1, इस 1 को उठाकर यहां लगा दिया। अब देखो तो तीनों बिट फ्लिप फ्लॉप को देखो क्या खास बात दिख रहा है, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1, तो 1 0 1 है। अरे है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, 1 0 1। यानी तीनों ही फ्लिप फ्लॉप को गौर से देखो, इसको पीछे देखो, पीछे इसके इनपुट में 1, इसके इनपुट में 0 और इसके इनपुट में, बस बस इनपुट को पकड़ो। और क्लॉक का काम क्या है सर, सबको जब क्लॉक मिल रहा है तो दे दो, काम करवाएगा ही। और डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, जो इनपुट में वो आउटपुट में, पर आउटपुट में आने के लिए क्या दो, क्लॉक दो। तो जैसे ही क्लॉक दोगे इनपुट वाला कूद के आउटपुट में आएगा, खत्म हो गया क्या। तो जैसे हमने क्लॉक दिया ये 1 उठ के इधर, यहां वाला जो 0 था वो कूद के यहां, और यहां वाला जो 1 था वो कूद के यहां। सिंपल। तो 1 0 1 लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो हमें तीन ही बिट को अंकित सर को स्टोर करवाना था, तीनों बिट स्टोर हो गए, 1 0 1 स्टोर हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। मतलब कितने क्लॉक लगाने पड़े अंकित सर को तीनों लेटर को या तीनों बिट को स्टोर करवाने के लिए, इस 3 बिट सीसो के अंदर कितने क्लॉक लगे सर, 3 क्लॉक लगे। और 3 क्लॉक के बाद उन्होंने ये चीजें स्टोर हुई। इसका मतलब क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं क्या, 3 बिट को स्टोर करने के लिए 3 बिट SISO के अंदर 3 क्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो 4 बिट के लिए कितना, बिल्कुल 4 बिट के लिए 4 बिट SISO के अंदर कितने क्लॉक चाहिए होंगे स्टोर करने के लिए, सिर्फ 4। और 5 बिट का हो तो सर 5, और 10 बिट का हो तो सर 10, और 20 बिट का हो तो 20, 100 बिट का होगा तो 100, 1000 बिट का होगा 1000, n बिट का होगा तो n। इसका मतलब हम सिंपल 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 एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और क्या है वो स्टेटमेंट, n बिट्स टू स्टोर n बिट्स to store n bits in n bit CISO, minimum n clocks are required. Minimum n clocks are required. To store n bits in n bit CISO, minimum n clocks are required. है कि नहीं? हाँ, क्यू बार नहीं लिया इसमें, मैंने बस यही लिखा है, बस इसी चीज को स्टोर करवाया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, ये तो जब कुछ था ही नहीं, जब क्लॉक ही नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट हमने 0 0 माना था ना, इसलिए आया। अरे शिवम भाई थैंक यू। अब देखो स्टोर हो गया। अब ये जिंदा लेटर भेजना था ये अंकित सर ने भेज दिया। अब इधर है बात भाभी की। अब इनको लेटर जो भी भेजे गए बिट्स इनको रिट्रीव करना है। अब ये रिट्रीव कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 3 बिट भेजा गया था 1 0 और 1। अब इनको भी सीरियली ही रिट्रीव करना, 1 बाय 1 करके रिट्रीव करना है, राइट, हर एक चीज को। अब मुझे एक चीज बताओ,
कितने क्लॉक लगेंगे इन 3 बिट जो स्टोर्ड है 1 0 1 इनको रिट्रीव करने के लिए? कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी बताओ? एक बार जल्दी से सब बताएंगे कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? बताओ भाई जल्दी से। तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो समृद्धि गुप्ता मैडम, उत्कर्ष एक कैसे बेटा? संदीप तीन 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 तीन, मीतामीन तीन। ओके इधर देखो, जो ये बिट है, क्या इस बिट को लेने के लिए कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट है क्या? मुझे बताओ। भाभी जी यहां है, बिट यहां है, क्या कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट है क्या? सर कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं। इसका मतलब उन्होंने सीधा खड़ा 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 सीधा एक बिट को ले लिया। क्लॉक से तो इनपुट से आउटपुट में आता है, एक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है आउटपुट में, यहां के लिए तो कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्लॉक दिया ही नहीं और ये बिट फट से मिल गया, बिना क्लॉक दिए एक बिट मिल गया। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब अभी तक एक भी क्लॉक नहीं दिया गया, बट एक बिट मिल चुका है। अब देखो, जब वापस से पहला क्लॉक देंगे तो ये 1 उठ के इधर, ये वाला 1 उठ के इधर, और यहां वाला 0 उठ के इधर। यानी अब जब पहला क्लॉक दिया गया तो ये वाला 1 उठ के इधर आया, ये यहां वाला 0 उठ के यहां है। अब इन 0 को उठा के खट से ले लेंगे, राइट? जैसे 0 को उठा के खट से ले लिया, यानी एक क्लॉक दिया और 2 बिट मिल चुका है। एक क्लॉक दिया है, 2 बिट मिल चुका है। अब देखो, एक और क्लॉक दिया, जैसे एक क्लॉक दिया ये 1 उठ के यहां आ गया, जैसे 1 उठ के इधर आ गया, इन्होंने ये 1 भी उठा के रख लिया। जैसे इन्होंने 1 को उठा के रख लिया, कितने क्लॉक दिए? 2 क्लॉक दिए और 3 बिट मिल चुके हैं। यानी कितने क्लॉक? तीनों बिट को लेने के लिए कितने क्लॉक के? बस एक जो यहां पड़ा था उसके लिए क्लॉक नहीं चाहिए था, बाकी तो सबको लाने के लिए क्लॉक चाहिए था। बिल्कुल ही। यानी कितने? 3 के लिए कितने क्लॉक? 2 क्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ी, राइट? तंजिल 3 क्यों लिख रहे हो बेटा? तो 4 बिट के लिए कितने? 4 बिट को रिट्रीव करना होगा तो कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? सर 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 10 के लिए 9 और n के लिए n-1। इसका मतलब मैं इसी के अंदर एक और स्टेटमेंट लिख सकता हूं, क्या? समझो, टू रिट्रीव n bits to retrieve n bits from n bit to retrieve n bit from n bit C, so minimum n clocks are required. Sorry, minimum n-1. n-1 clocks are required. क्योंकि ऑलरेडी जो स्टोर हो चुका है 1 0 1, ये स्टोर हो चुका है ये क्लॉक देने के बाद। अरे देखो ना, जैसे आपने क्लॉक दिया था ना, ये 1 हो गया था, ये 0 इधर चला गया था, ये 1 इधर हो गया था, स्टोर हो गया था। अब ये स्टोर हो चुका है, हाँ टोटल 2n-1 है, बिल्कुल राकेश। तो 1 स्टोर जो है 1 0 1। अब जैसे ही इस क्लॉक के लिए, बस इसके लिए क्लॉक की जरूरत नहीं, बाकी का एक क्लॉक दोगे तो 1 उठ के इधर, इधर 0 उठ के इधर, और जब दूसरा क्लॉक दोगे तो 1 भी मिल जाएगा। ठीक है साहब। इसका मतलब ये थोड़ा स्लोअर है, राइट? ये इसकी बात करूं ना तो ये मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं, इट इज द स्लोएस्ट अमंग ऑल द एडर शिफ्ट रजिस्टर। इट इज स्लोएस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द शिफ्ट रजिस्टर। कहां गए चाचा रामपाल? चाचा रामपाल कहां है? इट इज द स्लोएस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द शिफ्ट रजिस्टर। बहुत ही बढ़िया।
मैक्सिमम तो कोई क्लॉक लगाया जाए लगाया जाए लगाया जाए, मैक्सिमम का क्या लेना देना है, इसलिए मिनिमम। हाँ मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना, बिट को दिया हटा दिया फिर पीछे से बिट लगा दिया, मैक्सिमम में तो कुछ भी खेल सकता है, पर मिनिमम उसको n-1 तो चाहिए होगा रिट्रीव करने के लिए, n के लेने के लिए, इसलिए स्लोएस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है साहब। अब किसी को लगता है कि सर इसको मुझे फास्ट बनाना है, तो इसको फास्ट बनाने के लिए मैं अगला यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सीपो। सीपो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। हमने इनपुट लगाए 1 by 1, बट आउटपुट ले सकते हैं पैरेलली एक साथ, इसलिए सीपो। क्योंकि अभी कंपैरेटिव टर्म्स में स्लोएस्ट चलेगा, देवर्ती, राइट? Comparative terms, I will discuss the other also. So in the comparison, you can feel this is the slowest because it will take more clock and it will require more clock to store as well as to retrieve the data, right? अब देखो इधर देखो, अब मैं बात करता हूं, ये है क्लॉक और इधर है DA बार, DB बार, DCQC बार। बस इस बार बस एक चीज की काम है, क्या? कि सर आउटपुट आप यहां से ले रहे हो सर, यू आर टेकिंग द आउटपुट फ्रॉम हेयर, दिस इज द आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट। बस इनपुट हम क्या दे रहे हैं, यहां से दे रहे हैं। इनपुट का काम स्टोर करवाने का 1 by 1 ही, जैसे अभी सीरियल में हुआ था। DA बार, DB बार। बहुत वाह वाह अमन कुमार, ये तो सारे गमा पा जैसा हो गया, बहुत ही बढ़िया, वाह। अब मुझे बताओ रिट्रीव के वक्त इनपुट क्या देंगे? इनपुट स्टोर है, फिर मैं रिट्रीविंग की बात करूंगा। अब मुझे बताइएगा स्टोर करने का फिनोमिना तो वही है, तो मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं। भाई जब सीरियल इनपुट है, इनपुट वहीं से मैं 1 by 1 लगाऊंगा, तो अभी जो हमने पढ़ा वैसे ही स्टोर करेंगे, पहले पहले भाई स्टोर करेंगे तभी तो रिट्रीव करेंगे। तो पहले स्टोर आपने किया, सर वही स्टोर करने के लिए वही 3 बिट क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। पहला क्लॉक दोगे यहां से उठ के यहां, दूसरा क्लॉक फिर से 1 बिट लगाओ, फिर दूसरा क्लॉक ये वाला उठ के इधर, इधर वाला उठ के उधर। जब तीसरा क्लॉक लगाओगे और बिट यहां लगाओगे तो ये उठ के इधर, ये वाला उठ के इधर, इधर वाला उठ, जो अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब समझो समझो समझो, इसका मतलब इसके अंदर भी स्टोर करने के लिए सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ जल्दी से बताओ, कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? हां सर n सिंपल है सर, अभी वाला ही तो काम है। इसका मतलब मैं सिंपल यहां बोल सकता हूं, टू स्टोर n bit in n bit CPO, minimum n clocks are required। अब बात कर रहे हैं रिट्रीव के लिए, मान लीजिए 1 0 और 1 ये स्टोर हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं रिट्रीव
अरे बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ भाई, आ जाओ इधर आओ। तो ये आपके पास 101 है, ये आउटपुट होगा, ये यहां से इनपुट दिया। स्टोर करने के लिए तो एनी क्लॉक की रिक्वायरमेंट है, ये हमको पता है। अब बात करते हैं रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव करने के लिए बताओ कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी भाई? सारे के सारे समझ लो ऐसे, एक साथ आउटपुट सारे एक साथ लिए जा सकते हैं ना, यहां से यहां पड़ा हुआ, यहां पड़ा हुआ, यहां पड़ा हुआ, और पैरेलली काम किए जा सकते हैं। एक साथ ही पिक कर लिया। कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी भाई? पैरेलल की बात हो रही है ना, कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? जल्दी बताओ। हाँ भाई, हाँ 0। सर कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट, सीधा आउटपुट भी पड़ा हुआ और सीधा पिक भी कर सकते हो आप पैरेलली, तो एक भी क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं। 1 कौन बोल रहा है यार? क्यों लगाना 1 जब सीधा आप उठा सकते हो तो 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर टू रिट्रीव n bits from n bit SIPO, no clock requirement. नो क्लॉक रिक्वायर्ड, कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज, यह है सीपो, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, इनपुट कैसे दे रहे हैं सर? सीरियली दे रहे हैं। आउटपुट कैसे ले रहे हैं सर? पैरेलल ले रहे हैं। डेटा ट्रांसफर रेट फास्ट कहां होती है? सीरियली होती है कि पैरेलली होती है? फास्ट रेट कहां होती है, सीरियली या पैरेलली? बोलो, सीरियली पैरेलली? बोलो बोलो, टेल। हाँ सर, फास्ट होती है पैरेलल और स्लो होती है सीरियल। इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं ये स्लो डेटा रेट से फास्ट डेटा रेट में कन्वर्जन करता है, तो इसको स्लो डेटा रेट टू फास्ट डेटा रेट कन्वर्जन भी बोला जाता है। अब देखो, जब भी कभी आप सीरियली काम करते हो ना, तो आपको टाइम में स्टैपिंग करनी होती है, मतलब आपको टाइम अलग अलग रखना पड़ता है, राइट? टाइम अलग अलग पड़ना, जोन देना पड़ता है। और जब कभी आप पैरेलली काम करते हो तो आपको स्पेस, टाइम, एक ही टाइम पे काम कर सकते हो पर जगह अलग अलग चीजें होती है। देखो सारे बिट से अलग अलग जगह उठाया गया था। इसका मतलब पैरेलली काम स्पेस के हिसाब से कर सकते हो अलग अलग, और जो स्लो काम है या जो सीरियली काम है वो टाइम के हिसाब से होगा। एक टाइम में एक बिट गया, दूसरे टाइम में दूसरा बिट गया, ऐसा। और जब भी कभी टाइम अलग अलग हो, जो कोड टाइम के हिसाब से सेपरेट किया गया हो, ऐसे कोड को टेम्पोरियल कोड बोलते हैं। टेम्पोरियल कोड जो टाइम के हिसाब से सेपरेटेड होते हैं, टेम्पोरियल कोड। और जो स्पेस के हिसाब से, राइट, अलग अलग हो, उसको बोलते हैं स्पेशियल। तो इसी को टेम्पोरियल कोड टू स्पेशल कोड कन्वर्टर भी बोला जाता है। यानी सीपो को ही टेम्पोरियल कोड टू स्पेशल कोड कन्वर्टर भी बोला जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आदमी को याद रहता है कि सीपो, सीरियल, स्लो, पैरेलल, फास्ट, ये तो याद रहता है। स्पेशल टू टेम्पोरियल है कि टेम्पोरियल टू स्पेशल में यहां बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, तीनों ऐसे एक साथ नहीं होने चाहिए।
सीरियल तो स्लो, तो एक एस उधर भेजो, राइट, तो केस इधर, तो टेम्पोरियल टू स्पेशल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर सीपो टेम्पोरियल टू स्पेशल कोड कन्वर्टर है तो पीसो क्या होगा, एस टू टी या टी टू एस? यस, बिल्कुल आदित्य, अब्सोल्यूटली, हाँ बिल्कुल अभिषेक, एस टू टी या टी टू एस? सर डेफिनेटली अगर मैं पीसो की बात करूंगा तो सर वो एस टू टी होगा। एक तो पी टू एस, राइट, एस टू टी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर एस टू टी होगा ना अगर मैं पीसो की बात करूंगा तो, एस टू टी, ठीक है सर, मतलब स्पेशल कोड टू टेम्पोरियल कोड कन्वर्टर होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स था जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सीसो नहीं, मैं पीसो की बात कर रहा हूं, इसका उल्टा, सीरियल इनपुट पीरियल आउटपुट की जगह, पैरेलल आउटपुट की जगह पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट की बात कर रहा था। हाँ वो तो टेम्पोरियल टू टेम्पोरियल को क्या ही लिखोगे। अब बात करते हैं सर एक और चीज जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थर्ड वन, और वो है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, राइट। अब देखो ईशान, टेबल वैसे ही है इसलिए टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो स्टोर करने वाला टेबल तो वही है, रिट्रीव के लिए तो कोई टेबल ही नहीं बनेगा, बिना क्लॉक के ले लिया आपने तो, और स्टोर करने का सीसो की तरह ही है, ठीक है जी। अब देखो पहले सी पीसो की बात करो, देखो पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट यही है, हमने पहले पैरेलल इनपुट दिया, तो देखो पैरेलल इनपुट, अब देखो एक चीज, फ्लिप फ्लॉप भी बनाना, तो सबसे पहले मैंने ये बना दिया डी ए क्यू ए बार डी बी क्यू बी बार डी सी क्यू सी बार, राइट, ठीक है साहब, ये हो गया। अब देखो ठीक है जी, ये क्लॉक है, बिल्कुल प्रिंस। अब देखो एक चीज कि सर पैरेलल इनपुट, यानी इनपुट हम कैसे लगा सकते हैं, पैरेलली एक साथ लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक साथ जब लगा सकते हैं तो इधर मैंने 1 0 और 1 लगा दिया, पैरेलली हम एक साथ लगा सकते हैं इनपुट। तो देखो सबके इनपुट में आ गया फ्लिप बिट लगा हुआ है, इसके इनपुट में 1, इसके इनपुट में 0, इसके इनपुट में 1 लगा हुआ है। अब आप क्या दोगे, अब क्या देंगे सर, अब क्लॉक दो। अब जैसे ही आप क्लॉक दोगे, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिला हुआ है, तो सारे फ्लिप फ्लॉप क्या काम करेंगे सर, एक साथ काम करेंगे, और एक साथ काम करेंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है सर, डी फ्लिप फ्लॉप का काम होता है कि जो भी उसके इनपुट में है वो कूद के आउटपुट में आ जाए। यानी जैसे ही आप क्लॉक दोगे उसके इनपुट में जो भी होगा कूद के आउटपुट में आएगा। जैसे ही क्लॉक दोगे, जैसे ही क्लॉक दोगे, जैसे ही क्लॉक दोगे, इधर 1 इधर कूद के,
इधर वाला 0 इधर कूल के, इधर 1 इधर कूल, और ये सारा एक साथ होगा। क्यों? क्योंकि सारा फ्लिप फ्लॉप भी एक साथ काम कर रहा है। क्यों एक साथ काम कर रहा है? क्योंकि सबको सर देखो एक ही क्लॉक मिला हुआ है। जैसे ही क्लॉक मिलेगा सबके इनपुट में जो होगा वो कूद के आउटपुट में आ जाएगा। सारे बिट स्टोर हो गए। कितने क्लॉक दिए मैंने भाई? कितने क्लॉक दिए? इन 3 बिट को स्टोर करने के लिए कितने क्लॉक दिए? सर 1 क्लॉक दिया। राइट, बिल्कुल। अच्छा, अगर 4 बिट पीसो होता और 4 बिट को स्टोर करना होता तो कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती बताओ? अभी आउटपुट नहीं समझा रहा हूं, अभी स्टोर करवा रहा हूं। ध्रुव, 4 का होता तो भी एक ही होता सर, और 5 बिट को स्टोर करवाना होता तो तब भी एक ही होता सर। सब पांचों बिट लगा दो इनपुट में, खट से क्लॉक लगाओ, सबका कूद के इनपुट का आउटपुट में आ जाएगा, स्टोर हो गया, खत्म। इसका मतलब सर कितने भी बिट का हो कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? 1। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर हमारा डायलॉग नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने बोल दिया टू स्टोर n bits in n bit piezo only 1 clock is required। ये मिनिमम की बात करो ना, ओनली 1 clock is required। ओनली 1 clock is required, सिंपल है। अच्छा, अब मैंने बोला भाई साहब सॉरी, स्टोर हो गया, अब मुझे रिट्रीव करना है। रिट्रीव कैसे करेंगे सर? यहीं से करेंगे, यहीं से बैठ के रिट्रीव करना है। यहीं आदमी खड़ा है, सीरियली आउटपुट ले सकता है, यहीं से ले सकता है, 1 बाय 1 ले सकता है। अब वो कैसे लेगा भाई? देखो ये तो कनेक्शन ही टूटा हुआ है सर। अब एक काम करो सर, अब कनेक्शन सर, अब तो ये वाला का पार्ट का खत्म हो गया काम, अब तो इस वाले पार्ट का खत्म ही हो गया काम। अब सर एक काम करो, तार जोड़ो सर, ऐसे जोड़ दो तार से, अब ऐसे जोड़ दो सर, तभी तो डेटा आएगा। जो 3 बोल रहे भाई कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार। मोहन, हीर, परमित, श्रेष्ठा, प्रतीक, हाँ, अब तार तोड़ जोड़ दिया। अब देखो, अब इसको तो इसने फट से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही क्लॉक में लगाया, ये 1 उठ के यहां आया, यहां 0 उठ के उधर ही। अब इसने ये भी बिट ले लिया, अब जैसे ये क्लॉक लगाया, ये वाला उठ के यहां आ गया, सिंपल। इसका मतलब सर, और यहां भी आ गया तो ये ले लिया इसने, 2 ही तो क्लॉक लगाए। इसका मतलब देखो, इसको स्टोर करने के लिए ना तो 3 चाहिए होगा, सॉरी 1 ही चाहिए होगा, बट सीरियल आउटपुट तो हमेशा 2 ही चाहिए होते ना, तो 2 चाहिए होगा। 1 कैसे वैष्णवी? 2, राइट। इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं टू रिट्रीव सीरियली का काम वही था n-1 वाला, टू रिट्रीव n बिट्स फ्रॉम n bit, to retrieve n bits from n bit piezo minimum n-1 clocks are required। Minimum n-1 clocks are basically required। अश्लीषा, ओके, अश्लीषा समझ में आ रहा है। बट सचिन भाई, तभी तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी, जो फर्स्ट क्लास देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से देखें। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। बिल्कुल शुभम, अच्छा जी। अब यार एक और दिक्कत आ रही है मेरे को इसमें, पता है क्या दिक्कत आ रही है? ये जहां पे तार तोड़ना तार जोड़ना पड़ता है ना, अपने को पता नहीं बहुत दिक्कत हो जाती है यार। ये इधर से जोड़ो तार, इधर से जोड़ो तार।
तो हमें करना क्या है उसके हिसाब से मैं कुछ एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, क्यों ना जबरदस्ती तार तोड़ना पड़े, तार जोड़ना पड़े। एक काम ऐसा कर दें क्या कि सर या तो इनपुट लेना है या फिर आउटपुट लेना, सिंपल। तो एक काम करते हैं सर, सिंपल सा काम है। मैंने इधर लगा दिया सर मार्क्स। हमने लगा दिया सर मार्क्स। मार्क्स में क्या काम किया हमने? कोई काम नहीं किया। फिर लगाया क्यों? ऐसे ही लगाया। इधर देखो, अब देखो मेरा एक मक्स से सीधा काम खत्म हो गया। देखो कैसे, इतना तामझाम, तार तोड़ना तार जोड़ना, क्योंकि मक्स भी तो वही काम करता है। जब आप चाहो तो दो इनपुट को में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। देखो हम क्या चाहते हैं, या तो तार इनपुट जब लेना हो तो ऐसा कनेक्शन हो जाए, ऐसा कनेक्शन हो जाए ताकि सबके इनपुट में कनेक्टेड है, और जब आउटपुट लेना हो तो उस केस में ऐसा कनेक्ट हो जाए। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए देखो स्टोरिंग के टाइम में काम कैसा होगा। मान लीजिए डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करना है तो मैंने इधर लगा दिया 1, इधर लगा दिया 0, इधर लगा दिया 1। मान लीजिए 101 को स्टोर करवाना है। अब हम क्या चाहते हैं, 101 सीधे के सीधे जो आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट में प्रेजेंट हो। अगर इसके इनपुट में प्रेजेंट हो तो हम चाहते हैं क्या कनेक्शन हो जाए सर, ये ऐसा कनेक्शन हो, ताकि देखो इसके इनपुट में 1, इसके इनपुट में देखो 0, और इसके इनपुट में 1। इसका मतलब अब ऐसा कनेक्ट करने के लिए यहां पर 0 दे दो, ओहो सॉरी, राइट। ऐसा करने के लिए क्या करो, यहां पर 0 दे दो। अब जैसे 0 दोगे ये कनेक्शन हो चुका होगा। अब देखो इधर 0 है मतलब यहां 0 है, ये 1 है मतलब यहां 1 है, सिंपल, बिना क्लॉक का, बिना क्लॉक का। अब जैसे ही क्लॉक दोगे, हाँ मल्टीप्लेक्सर n-1 रिक्वायर्ड है राकेश, बट मेरे को नंबर से नहीं, मैं तो काम कैसे कर रहा है बस वो बता रहा हूं। अब जैसे ही क्लॉक दोगे क्या होगा, ये कूद के यहां आएगा, ये कूद के यहां आएगा, ये कूद के यहां जाएगा। सारा काम एक साथ होगा क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिला हुआ है। तो हमने जैसे ही क्लॉक दिया, देखो क्या होगा, जैसे ही क्लॉक दिया ये 1 उठ के इधर, जैसे ही क्लॉक दिया ये 0 उठ के इधर, जैसे ही क्लॉक दिया ये 1 उठ के, सॉरी ये 1 उठ के इधर, हो गया स्टोर। अब हमें सीरियली कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा कनेक्शन चाहिए। तो एक काम करता हूं, अब मैंने क्या किया, अब मुझे सीरियल कनेक्शन चाहिए, तो मैंने एक काम किया, यहां सेलेक्ट लाइन पर क्या, सॉरी सेलेक्ट लाइन पे क्या दे दिया, 1 दे दिया। जैसे सेलेक्ट लाइन पे 1 दे दिया ये कनेक्शन ऐसा हो गया। देखो अब सीरियली तो कनेक्शन था जो मैंने पहले बताया था। जैसे ही क्लॉक इसको ले लोगे, जैसे ही क्लॉक दोगे ये 1 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, जैसे ही दूसरा क्लॉक दोगे ये जो 1 इधर आया था वो भी उठ के इधर, सिंपल हो गया। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या बात, एक बार लिख दो यार। कुल मिला के जो पहले इससे ले रहा था फिर ये तार तोड़ रहा था, इसका काम हमने सेलेक्ट लाइन से करवा दिया। सिंपल सा खेल है, और ज्यादा कुछ मत सोचो कि कुछ ज्यादा अलग क्रांतिकारी हुआ है। ये जा क्यों नहीं रहा यार? अब क्या?
बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल सा खेल था। हाँ, जा ही नहीं रहा था ये तो। हाँ बस, हाँ क्लॉक देने से पहले सेलेक्ट लाइन के थ्रू आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको इनपुट स्टोर करवा रहे हो कि आउटपुट सीरियली वाला कनेक्शन चाहिए। शनिथिन रेड्डी का पहला क्वेश्चन है, सर सब्जेक्ट कब खत्म होगा? बोलो अभी खत्म कर दो 2 मिनट में, दी एंड लिख के। राइट इसका मतलब ये चीज हो गया सिंपल। अब देखो एक चीज, यहां पर भी हम ये चीज पढ़ सकते हैं कि सर अगर ये मैंने लिखा और ये मैंने बोल दिया आपके पास ये क्या है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इनपुट, पैरेलल इनपुट, ये था आपके पास। राइट ये मैंने बोल दिया आपके पास क्या, और ये आपके पास है सीरियल आउटपुट। ये पैरेलल इनपुट है, ये सीरियल आउटपुट। राइट बहुत ही बढ़िया। अब देखो इधर कि सर अगर पैरेलल है तो ये फास्ट होगा डेटा ट्रांसफर, सीरियल है तो ये स्लो होगा डेटा ट्रांसफर। अगर फास्ट कोई भी चीज, पैरेलल कोई चीज होती है तो स्पेस में उसको अलग रखा जाता है, यानी इसको हम बोलेंगे स्पेशल कोड। फास्ट डेटा, स्लो डेटा रेट कोड होती है तो, या सीरियल काम होता है तो टाइम में उसको स्प्लिटिंग की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पोरियल कोड। तो ये स्पेशल कोड टू टेम्पोरियल कोड कन्वर्टर भी बोला जाता है। शानली अभी करवाऊंगा। बिल्कुल प्रशांत। अब देखो ये चीज इतनी हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पीपो, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। हम इनपुट भी पैरेलली दे सकते हैं और आउटपुट भी पैरेलली दे सकते हैं, तो मैंने इसमें दे दिया डी ए क्यू ए बार डी बी क्यू बी बार डी सी क्यू सी बार, और मैंने इधर दे दिया बाबू क्लॉक। अब देखो एक चीज समझो, इधर अगर मैंने क्लॉक दे दिया तो इनपुट को स्टोर, इनपुट भी कैसे लगा सकते हैं एक साथ, और आउटपुट भी कैसे ले सकते हैं एक साथ। अगर इनपुट लगाना इधर लगा दिया 1 0 और 1 एक साथ लगा दिया, सबके इनपुट में 1 0 1। देखो जैसे ही एक क्लॉक दोगे, सीधा एक क्लॉक देते ही क्या आ जाएगा, ये 1 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 1 उठ के इधर। यानी जैसे ही क्लॉक दोगे तो ये उठ के इधर, इधर वाला 0 उठ के इधर, इधर वाला 1 उठ के इधर। कितने क्लॉक लगे स्टोर करने के लिए? सर एक क्लॉक लगा स्टोर करने के लिए। सिंपल बोल सकता हूं क्या, टू स्टोर n bit in n bit PPO, only one clock is required. Only one clock is required. और बात करते हैं रिट्रीव करने के लिए। देखो अब ये स्टोर हो चुका है 101। अब आपको लेना है पैरेलली, आप ले सकते हो। कितने क्लॉक चाहिए होंगे इसको लेने के लिए बताओ? रिट्रीव करने के लिए 1 क्यों चाहिए भाई? आउटपुट में रखा हुआ है, आउटपुट आप सीधा उठा सकते हो, तो 1 क्यों चाहिए होगा? नहीं यार प्रीत ऐसा नहीं है। इस टॉपिक को भी बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लगता है टॉपिक। ओ माय गॉड कितना सर, सब पड़ा हुआ आउटपुट चुपके से उठा लो ना यार, क्या दिक्कत है तुमको? तो कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा लिख सकता हूं देयर इज नो क्लॉक रिक्वायरमेंट
कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे सबका अपना ख्याति, ऐसा नहीं होता बेटा, राइट। बहुत बार आपको फास्ट टू स्लो कन्वर्टर बनाने पड़ते हैं, कितनी बार स्लो टू फास्ट कन्वर्टर बनाने पड़ते हैं, राइट। और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इट इज द फास्टेस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द शिफ्ट रजिस्टर। फास्टेस्ट शिफ्ट, आपके सीपीयू में यही लगा होता है जनरली, इट इज द फास्टेस्ट। जो फ्लैश रजिस्टर बनाता है ना, फ्लैश मेमोरी, वो इसी से बनाते हैं जनरली डेटा स्टोर करने के। फास्टेस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द शिफ्ट रजिस्टर। इट इज द फास्टेस्ट शिफ्ट रजिस्टर अमंग ऑल द शिफ्ट रजिस्टर, राइट। अच्छा, अब देखो हमने जितनी भी डिस्कशन करा ना, उसको मैं एक छोटी सी चीज से समझाता हूं, टेबल से समझो। समझना एक बार बाबू। ये क्या आपके पास सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, एक था सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, एक था पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, और एक था पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, पीपो। 4 शिफ्ट रजिस्टर पोर्ट। अभी बताता हूं प्रभात, अभी जस्ट 2 मिनट का टाइम दो। पहली बात कर रहा हूं स्टोर करने के लिए, फिर बात करता हूं लेने के लिए आउटपुट रिट्रीव, और फिर बात करता हूं टोटल। स्टोर करने के लिए सीसो में कितने n क्लॉक की, रिट्रीव करने के लिए n-1 की। सीपो में स्टोर करने के लिए n क्लॉक की, पैरेलल आउटपुट के लिए 0 क्लॉक की। पीसो में पैरेलल इनपुट के लिए 1 और सीरियल आउटपुट के लिए n-1। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में स्टोर करने के लिए 1 और रिट्रीव करने के लिए 0। अगर मैं टोटल की बात करूं बाबू, तो टोटल देखो कितने की रिक्वायरमेंट होगी कि सर इधर चाहिए होगा 2n-1 क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, इधर n और इधर 1, और यहीं से दिखाई दे रहा होगा सबसे फास्टेस्ट है कंप्लीट ऑपरेशन की बात करूं, और इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा स्लोएस्ट की बात करूं। अब आप लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या दिमाग में सिंपल क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सीपो और पीसो में फास्ट कौन है। अब यार सीपो और पीसो में कौन आपकी चीज है, तो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका काम है कि डेटा को स्टोर करवाना है फास्ट, आउटपुट बाद में आराम से लेते रहेंगे, बट डेटा स्टोर फास्ट करवाना जरूरी, तो आप पीसो आपके लिए काम की चीज है। अगर आपके लिए लगता है सर मुझे तो आउटपुट लेना इंपॉर्टेंट है, स्टोर कराने का बहुत टाइम है, पर जब जरूरत पड़े डेटा लेने का तो फटाफट हो जाए, तो उसके लिए सीपो यूज कर लीजिए। बट अगर किसी को लगता है सर मुझे दोनों की जरूरत है, स्टोर और रिट्रीव दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई दोनों के दोनों, फिर तो दोनों ही बराबर है, सीपो यूज करो या पीसो यूज करो। Okay, Meet bhai, already the videos are available. Go to that particular videos and watch it from the initial level. Try to start with the 2 or 3 classes in a day, and just after that solve the DPP and PYQs. Or in the weekend, right, you have to utilize completely. In the weekend, more and more videos you have to watch. Maybe into the 1.5x or 1.2x or बहुत ही बढ़िया। अरे मिस्टर अंकित डोइला लव गुरु क्लियर ऑल बैकलॉग, ये कौन आ गए भाई क्लास में? राइट, बहुत ही बढ़िया नाम ही रख दिया बच्चे ने यार। वो ऊपर चला गया यार, वो बंदा ही ऊपर चला गया। मैं एक बार फोटो खींच के आता हूँ और रामपाल को दिखाऊंगा, रुको।
अरे रुक जाओ, लिखो मत भाई कुछ, चैट आगे आ नहीं पा रही है। अरे कोई मान नहीं रहा यार, रुक जाओ भाई, मत लिखो अभी कुछ। अब ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मिल जाएगा समीर, जल्दी मिलेगा, टेंशन मत लो, है ना। अपलोडिंग टीम कर रही है। चलिए ये चीज होगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अब समझना क्वेश्चन कैसे बनता है, इधर आओ। अब देखो इधर क्वेश्चन ये है, राइट द स्टेट ऑफ द रजिस्टर गिवन बिलो, सारे स्टेट लगाने, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या चीज है ना, राइट। अब इनिशियली मैंने बोला कि फ्लिप फ्लॉप सारे रीसेट कंडीशन 0 0 0। अब देखो इस पर कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखो, अच्छा एक चीज बताता हूं, ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे डी फ्लिप फ्लॉप होता है ना, यहां से यहां डेटा जाता है, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, और ये पैरेलली उठ रहे हैं। तो जैसे ही आप क्लॉक दोगे ना, इसका डेटा कूद के यहां जाएगा, इसका डेटा कूद के यहां जाएगा, इसका डेटा कूद के यहां जाएगा, या फिका जाएगा। इसका मतलब ये एक शिफ्ट रजिस्टर को, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर में होता है क्या, सिंबल बीटी तो आगे से आगे शिफ्ट होते हैं, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया है ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये इनिशियली 0 0 है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई हर क्लॉक के साथ इसकी स्टेट क्या बनेगी ये बताओ, राइट। और इनिशियली 0 0 दिया गया, तो मैं लिख देता हूं ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये 0। अब देखिए, और ये नॉर गेट है। अब बताइएगा क्या आउटपुट आएगा। हाँ सुनी। बहुत ही बढ़िया। अब देखो जैसे कैसे सॉल्व करोगे सर। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए समझो सर, जब क्लॉक नहीं दिया तो सारे 0 0 0 पे है, ठीक। अब देखो जब पहला इधर 0 तो इधर भी 0 है, इधर 0 तो इधर भी 0 है, इधर 0 तो इधर। सर इसको रिट्रीव करने के लिए तो कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये नॉर गेट है सर, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लॉजिक गेट है सर, इसको भी कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत ही बढ़िया। तो देखो इसका मतलब जब तीनों ही 0 तो यहां क्या मिलेगा 1, और यहां 1 तो यहां 1। बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये 1 है, इसका मतलब इसके इनपुट में 1 है, इसके इनपुट में 0 है, इसके, ये तो सिंपल शिफ्ट होगा एक आगे से आगे। फिर जैसे ही क्लॉक दोगे सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे, और जैसे ही क्लॉक दोगे ये 1 उठ के यहां, ये 0 उठ के यहां, ये 0 उठ के यहां, ये 0 उठ के यहां, और ये 0 फिका जाएगा। यानी जैसे ही क्लॉक दोगे सर ये 1 आएगा, ये 0 0 0 उधर वाला फिका गया। इसका मतलब जैसे ही क्लॉक दोगे ना, ये वाला 0 उठ के इधर आएगा, ये वाला 0 उठ के इधर आएगा, ये वाला 0 उठ के इधर आएगा, ये फिक्स है। ये तो आगे से आगे एक ट्रांसफर ही हो रहा है, वो फिका गया। अंदर इंट्रोड्यूस क्या होगा, जो इनके कॉम्बिनेशन के साथ आएगा वो अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो इंट्रोड्यूस हुआ है 1। ठीक है साहब, यही आया। हाँ अब देखो लास्ट बिट से कनेक्टेड, लास्ट बिट फिका रहा है बार बार, कोई बात नहीं। अब देखो ये 1 तो इधर 1, इधर 0, इधर 0। पैरेलल लेने के लिए तो कोई क्लॉक ही नहीं चाहिए, पहले क्लॉक के साथ ये स्टेट हुई। नॉर गेट में सर जब एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट क्या होता है सर, आउटपुट लो होता है। एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट लो, लो तो लो 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 लो,
ये लो हो गया। अब देखो इसके इनपुट में क्या है 0, जैसे ही क्लॉक दोगे ये उठ के इधर, ये कूद के इधर, ये कूद के इधर, ये कूद के इधर। यानी जैसे आप सेकंड क्लॉक दोगे खट से ये 0 उठ के ट्रैक यहां आएगा, यहां वाला 1 उठ के यहां जाएगा, यहां वाला 0 उठ के यहां जाएगा, यहां वाला 0 उठ के यहां जाएगा, यहां वाला 0 फिक आ जाएगा। यानी जैसे ही क्लॉक दोगे 0 1, मतलब ये तो शिफ्ट ही हो रहा है, ये तो शिफ्ट ही हो रहा है, ये तो शिफ्ट ही हो रहा है, पर अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ था 0। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब देखो ये 0, ये 1, ये 0। नॉर में जब एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट लो, ये लो तो ये लो, तुम भी लो। अब जैसे ही क्लॉक दोगे 0 इंट्रोड्यूस होगा, ये आगे से आगे शिफ्ट होगा। जैसे ही क्लॉक दोगे ये 0, इधर वाला 0, इधर आ जाएगा 1, इधर वाला 0 इधर, और इधर वाला 0 फिक आ गया। यानी जैसे ही क्लॉक दोगे ये 0 उठ के इधर, ये 1 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 0 फिक आ गया, अंदर 0 इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखो फिर से ये 1, ये 0 और ये 0, तो ये क्या बन जाएगा सर 0 ही। यहां क्या बन जाएगा 0। नॉर इज अ लॉजिक इन विच व्हेनेवर द एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्मिनल 0। अब जैसे क्लॉक दोगे 0 इंट्रोड्यूस होगा, 0 इधर, 0 इधर, 0 इधर, 1 इधर। जैसे क्लॉक दोगे ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 1 उठ के इधर, अंदर इंट्रोड्यूस क्या हुआ था 0। अब देखो 0 0 0, तीनों 0 0 0 0। जब सारे इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इधर 1। अब जैसे ही क्लॉक दोगे 1 इंट्रोड्यूस होगा अंदर, 1 इधर, इधर वाला 0 इधर, इधर वाला 0 इधर, इधर जो 1 था, इधर वाला जो 0 है वो इधर, इधर जो 1 था वो फिक आ गया। इधर 0, इधर 0, इधर 0, ये 1 फिक आ गया, अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ 1। फिर से जब क्लॉक दोगे छठा तो 0 1 0 0, सातवां 0 0 1 0, आठवां 0 0 0 1, नौवां 1 0 0। आपसे अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसके पास कितनी डिफरेंट स्टेट्स है जिसको बार बार यूज कर रहा है, कितनी ऐसी स्टेट है जिसको बार बार यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो बाय डिफॉल्ट था 0 0 0, वो तो कभी बाद में आया ही नहीं। तो 1 2 3 और 4, ये 4 ही चीजें ऐसी जिसको बार बार यूज कर रहा है। तो 4 ऐसी स्टेट है जिसको बार बार यूज कर रहा है वो। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर विच कैन बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, द आंसर विल बी 4। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई एक 4 होगा, लगाना होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ 50वें क्लॉक के बाद क्या आउटपुट क्या आएगा। बताओ व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर 50th क्लॉक। आउटपुट आफ्टर 50th क्लॉक। अब यहां पर भावुक नहीं होना, पता चला भावुक होकर लगाए जा रहे हैं, राइट। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब आप पता चला 50 तक टेबल बना रहे हैं, नहीं, आपको पता जब पहले क्लॉक पे आउटपुट आ रहा है 1 0 0 0, दूसरे क्लॉक पे आ रहा है 0 1 0 0, तीसरे क्लॉक पे आ रहा है 0 0 1 0, चौथे क्लॉक पे आ रहा है 0 0 0 1, फिर 5वें क्लॉक पे ये, छठे क्लॉक पे ये, 7वें पे ये, 8वें पे, 9वें पे ये, 10वें पे ये, 11वें पे ये, 12वें पे। हमें पता है 4 स्टेट यूज कर रहा है, तो अब आप टेंशन मत लो, इतना सिंपल। इधर रिमाइंडर वाला खेल लो, 4 से डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ये आएगा, रिमाइंडर 2 तो ये आता है, रिमाइंडर 3 तो ये आएगा, और जब रिमाइंडर 0 तो ये आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि सर 50th क्लॉक पे, तो 50 डिवाइड बाय 4, ये तो अब एप्टीट्यूड का बन गया ना क्वेश्चन। 50 डिवाइड बाय 4 कितनी बार में गया सर 48, है ना, 10 बार में 40 और 2 48, सर 48 में गया, और रिमाइंडर क्या बच गया सर 2। रिमाइंडर 2 पे क्या बन रहा है 0 1 0 0, तो आंसर जो होगा सिंपल 0 1 0 0 इज द आंसर। अब हो सकता है वो, मैंने अभी खाली 50 पूछा, हो सकता है वो 1747वें भी पूछ लो, पर तरीका यही है सॉल्व करने का। क्या इतनी चीज सबको समझ में आया? क्या बता दो यार, एवरीवन, सबके सब बता दो, क्या इतनी चीज सबको समझ में आया? 4th to 5th clock in circuit, 4th to 5th clock, 4th 0 0 0 1,
इधर 0, इधर 0, इधर 0, तो डेफिनेटली हेयर 1, हेयर 1. इफ यू अप्लाई द क्लॉक, व्हाट हैपन? अगर आप अप्लाई करोगे क्लॉक, सर ये 1 उठ के इधर जाएगा, ये 0 उठ के इधर जाएगा, ये 0 उठ के इधर जाएगा, ये 0 उठ के इधर जाएगा, ये 1 फेंका जाएगा. यानी जैसे आप शिफ्ट करोगे सिंपल, सब एक एक देखो, ये 1 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये और ये 1 फेंका गया. अंदर इंट्रोड्यूस क्या हो रहा है? 1 ही तो इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो 1 4 बार, 3 बार 0 आएगा. ठीक है, ठीक है. इतनी चीजें क्लियर हो गई. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं. आफ्टर द 137th क्लॉक, व्हाट शुड बी द आउटपुट? After the 137th clock, what should be the output? After the 137th clock, what is the output? तंजील, वो तो क्वेश्चन में मेंशन है, तो रजिस्टर क्या? ये तो सब सीरियल है, वो बताएगा पैरेलल कैसे हो रहा है ऑपरेशन. ये तो पता चला ना, ये 3 लाइनें ऊपर बनी हुई है, इसका मतलब सीधा सीधा ये 3 बिट को पैरेलली ले रहा है वो. और आपको नाम से क्या लेना देना है? जब ऐसा लिखा हो तो हर एक क्लॉक के साथ ये शिफ्ट होगा और अंदर क्या इंट्रोड्यूस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. सिंपल. ओके, कैन आई गिव दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क? हाँ, ठीक है शिवंश. होमवर्क के लिए और भी क्वेश्चन है यार, ये भी तो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, राइट? तो पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे. पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए होगा, क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई क्रांतिकारी क्वेश्चन है. देखो सर, अगर आपने क्लॉक नहीं दिया है तो स्टेट क्या है? 0 1 0 1 0. ओहो, एक बिट और है, सॉरी मैं भूल गया था. 0 1 0 1 Q 0 1 2, इसको मैंने बोल दिया Q4 Q3 Q2 Q1, ये Q नोट. ठीक है, 4-5 बिट का एक्चुअली. ठीक है, तो ट्राई करो, अभी करो, कोई दिक्कत नहीं. चलो एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा. जस्ट टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, कल ही करा दूंगा दिस क्वेश्चन, एंड जस्ट टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, राइट? तो मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको इसमें, कंसेप्ट में, राइट? तो दोस्तों ये कुछ कंसेप्ट थे जिसके आपके बारे में डिस्कशन किया, रजिस्टर्स के बारे में. तो मेरे ख्याल से रजिस्टर्स आपको पूरा क्लियर होगा. अब बात करेंगे रजिस्टर के बाद काउंटर शुरू करेंगे, पर वो काउंटर शुरू होने वाला है कल की क्लास से शुरू करते हैं. तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यही की जाती है. टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों.